तो मैं जैसे समझा हूँ ना इस चीज को, तो अभी तक हमारा जो परंपरा में बातें हुई है ना, एंड यू नो वन ऑफ द कॉमन रेफरेंसेस दैट वी हैव इज फ्रॉम भगवत गीता। उसमें कुछ इस तरह की बातें कही भी गई हैं ना कि जो है कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, और ऐसे करके, और बाकी हमारी और भी बहुत सारी इनपुट्स हमको मिलती रहती है, जिसके हिसाब से हर एक व्यक्ति ने अपने अपने कंक्लूजन्स निकाले हैं, निष्कर्ष निकाले हैं। तो एक उसमें से जो है ना, मतलब एक मूल बात मेरे को ये निकल कर आती है कि आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है। इतनी बात ठीक है? हाँ जी। तो अब यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। ठीक है? तो अब सह अस्तित्व है तो सभी साथ-साथ हैं। तो आदमी सिर्फ अपने कर्मों का फल नहीं भोगता, दूसरे के कर्मों का भी फल भोगता है। ये इसमें ऐसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा है कहीं पर, लेकिन लेकिन बड़ी क्लियरली इसको हम जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम देखने जाते हैं अपने आसपास, तो हमको बड़ी क्लियरली दिखते भी हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल, कि कोई जापान में नागासाकी में, हिरोशिमा में लाखों लोग रह रहे हैं, और उनके ऊपर किसी ने बम गिरा दिया और लाखों लोग मारे गए। तो तो वो उनके इंडिविजुअल कर्मों का फल था, या किसी दूसरे के कर्म का फल उन लोगों ने भोगा? क्या लगता है? बिल्कुल, अगर हम एक रैशनली या तार्किक तौर के ऊपर जब बात हुँ। करते हैं तो। भैया इसमें भी तो बोला जाता है कि कुछ पुराने कर्म रहे होंगे ना तभी ये तुम्हारे साथ इसीलिए हुआ। नहीं तो ठीक, अब बेसिकली हो क्या रहा है दीदी, कि हम हमारे को ना बोला बहुत कुछ जाता है, और अभी तक हमारे पास में जांचने का कोई आधार नहीं था कि जो बोला जा रहा है उसको उसको मैं किसी तरीके से वेरीफाई करूं और एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचूं जो कि मुझे भी सहज रूप से नेचुरली ठीक ठाक सा लगे। है ना, एक मतलब जितनी भी इंटेलिजेंस के साथ में हम सब हैं, उसके हिसाब से हमें तार्किक बात लगे। तो मतलब जिसे कहते हैं कि एक व्यू जो है, जो परंपरागत व्यू है, वो ये है कि भैया तुम्हारे साथ में जो गलत हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ठीक है? एक दूसरा ये है कि दूसरे लोग भी नासमझ है, और जो लोग नासमझ है उनकी गलतियों को भी दूसरे लोग भोगते हैं। राइट? तो अब इसमें किसी तरह का भी एनफोर्समेंट नहीं है कि भैया ये ऐसा माना जाए या वैसा माना जाए। ये विकल्प के रूप में ऐसा भी एक हमारे को प्रपोजल मिल रहा है यहाँ पे, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में हर व्यक्ति अपना अपना निर्णय ले ले, जैसा ठीक लगता है वैसा कर सकते हैं। है ना भाई? हम लोग अगर पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं, तो एक कंक्लूजन ये भी निकल सकता है कि भई ये हमारे ही कर्मों का फल है। हम सारे ही पिछले जन्मों में हमने कुछ उल्टा-पुल्टा किया होगा। पूरी मानव जाति ने पहले, पिछले जन्मों में सबने इंडिविजुअली, और इसीलिए जो है ये जिसे कहते हैं कि जो सब सब कुछ हो रहा है, पर्यावरण भी खराब हो रहा है, रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है, और भी चीजें जो भी हैं, तो ये हमारे कर्मों का फल है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आदमी समझदार हो जाएंगे, है ना, तो इट विल लीड टू वेल बीइंग ऑफ ऑल। और आदमी नासमझ होता है ना, तो वो उसका वेल बीइंग का उल्टा होता है सबके लिए। तो या तो सर्व शुभ होता है या सर्वनाश होता है ना, मतलब सर्व, तो यहाँ पर सर्व शुभ के लिए समझदारी जो है दीदी, उसका एक प्रपोजल दिया गया है। तो आदमी अपनी गलतियों की सजा खुद भी भोगता है, ऐसा भी हमको दिखता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो मेरा चालान हो गया या मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसका फल मेरे को मिला, ऐसा दिखता है। लेकिन बहुत सारे सामूहिक कर्म जो हैं, लार्ज स्केल पर जब हो रहे होते हैं, तो तर्क से परे लगता है पर्सनली, जब मैं अपने को देखता हूँ, है ना? जब कि भई वो जिसे कहते हैं कि ये सभी लोग जो है, लाखों लोग जो थे ये बुरे कर्मों वाले थे, है ना? इन्हीं को ही जो है इकट्ठे ला करके किसी ग्रैंड डिज़ाइन के अंतर्गत ऐसा किया है। तो ये अपने सोचने के लिए मुद्दा है दीदी, मतलब ये इन्हीं इन्हीं चीज़ों को सोचा जाए, यही तो करने वाला काम भी है, इन चीज़ों की क्लैरिटी बनाई जाए। क्या लगता है?
हाँ जी भैया, मतलब ये अब तो बिल्कुल समझ में आ रहा है जो आप कह रहे हैं ना कहीं न कहीं। हुँ। तो आप फिर अपने आप को एज़ अ कलेक्टिव देखते हैं ना, फिर आप इंडिविजुअल बिल्कुल, देखना बंद कर बिल्कुल, देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पे तो बड़ा अच्छा सूत्र है, यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में कहीं पे लिखा हुआ भी आएगा आगे वाली पुस्तकों में, मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं हुँ। है ना? मानव का अकेले में कोई कार्यक्रम नहीं है, तो हमेशा हमारे आसपास बड़ी नमस्ते वंदना दीदी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक दीदी। बाकी सबको भी नमस्ते। तो अकेले का नमस्ते। कोई कार्यक्रम नहीं है, तो जिसे कहते हैं कि हमारे दूसरों के कर्मों का फल में हम भी भागीदार होते हैं और हमारे कर्मों के फल में दूसरे भी भागीदार होते हैं। ये भी एक प्रपोजल के रूप में हम कंसीडर कर सकते हैं, उसका अपने कंक्लूजन हम अपना अपने आप निकालें, है ना? काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने देखी है, हम काफ़ी सारी सुविधाएँ भोग रहे हैं, कम्फर्ट्स के लेवल के ऊपर, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर, है ना? मतलब जिसे कहते हैं कि काफ़ी सारी ऐसे मेडिकल डायग्नोस्टिक्स अवेलेबल हैं आज, जो आज से 20 साल पहले या 50 साल पहले नहीं उपलब्ध थे। है ना? तो जिन लोगों के को ये उपलब्ध हो गया है, जो कि पूरी मानव जाति को उपलब्ध हो गया है, तो क्या ये सारे के सारे सभी लोगों ने बड़े अच्छे कर्म किए हुए हैं कि भैया सबको डायग्नोस्टिक्स और दवाइयाँ और ये सब जो है इतनी अच्छी मिलनी शुरू हो गई 50 साल में, जो कि आज से 50 साल पहले नहीं मिलती थी। है ना? तो हुँ। ये जिनको मिल रही है उनके कर्मों का फल है, या किसी ने हुँ। कुछ डेवलपमेंट किया और उसके कर्मों का फल सब भोग रहे हैं, है ना? हुँ। तो अच्छी बातें हो रही हैं वो भी शेयर हो रही हैं, और जो खराब बातें हो रही हैं वो भी शेयर हो रही हैं, ऐसा हमको लॉजिकली एंड एपरेंटली दिखता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया भैया, क्लियर हुआ अभी। हुँ। तो हमने ना ये एक परंपरा का बड़ा अच्छा शब्द है कर्ता, है ना? मतलब एक एक कर्ता पद बोलते हैं, मतलब कि लाइक ये यहाँ पर आया है। तो जैसे परंपरा में जो कि जो जिसको हम आध्यात्मिक परंपराएँ बोलें, आदर्शवादी परंपराएँ बोलें, तो उनमें जहाँ पर ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, वहाँ पर काफ़ी एक इस तरह की बात कही जाती है कि जो कुछ भी करता है वो ईश्वर करता है ना? एक इस तरह की बातें सुनने में आती हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना जो है वो पत्ता भी नहीं हिल सकता, और सब कुछ जो है मतलब, तो परंपरा में जो है ईश्वर को कर्ता पद में रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में कह रहे हैं कि जागृत मानव जो है वो कर्ता पद में है। तो तो मतलब जब भी कोई एक्टिविटी हो रही है ना? उसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं वो तो मैकेनिकली हो रही हैं, और कुछ जो हो रही हैं वो कॉन्शियसली हो रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि धरती जो है वो सूर्य के आस-पास चक्कर लगा रही है, तो ये भी कोई एक्टिविटी है कि नहीं है? क्या बोलेंगे इसको? एक्टिविटी है। एक्टिविटी है। अब क्या धरती कुछ सोचकर सूर्य के आस-पास चक्कर लगा रही है या मैकेनिकली चक्कर लगा रही है? कोई नियम है उसके पीछे। हाँ, तो नियम है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि धरती सोचती है कि भैया कुछ करना है। ऐसा 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 हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम्म। है ना? मतलब कोई पत्थर कुछ सोचता है कि अब मैं आज ये भाई साहब निकल रहे हैं तो इनको इनको जो है ना मतलब अपने आप उठूं और इनके ऊपर अटैक कर दूं, तो पत्थर में विचार पक्ष नहीं है, धरती में विचार पक्ष नहीं है, जड़ संसार में विचार पक्ष नहीं है, ऐसा जो है एक क्लियरिटी के रूप में हमने पिछले अभी जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें ये बात आई है ना? मतलब दोबारा से भी पढ़ लिया जाए मेरे को लगता है बीच बीच में, क्योंकि ये वाली चीजें पहले आई है शुरू में। तो ये जो विचार पक्ष है ये सिर्फ चैतन्य इकाई में है। तो तो जिसको चार अवस्थाओं में से पदार्थ अवस्था और प्राण अवस्था, इनमें चैतन्य इकाई नहीं है, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था इनमें चैतन्य इकाई है, तो विचार पक्ष इनमें है। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि जिसमें जितना जिस कार्य में जितना विचार पक्ष का नियोजन है,
वह विचार पक्ष उस कार्य के कर्ता पद को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो मतलब एकदम से जो है ना, मतलब ऐसा रहता है कि एक होता है फिजिकली कुछ करना है, और एक होता है किसी चीज को कॉन्सेप्चुअलाइज करना, और उस कॉन्सेप्चुअलाइज करने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि एक आर्किटेक्ट है, एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग को कॉन्सेप्चुअलाइज करता है, और वो बिल्डिंग बन जाती है 2 साल के बाद में, अगर हम ऐसा ऐसा सोचें। अब आर्किटेक्ट ईंटें उठा उठा के नहीं रख रहा, आर्किटेक्ट प्लम्बिंग का काम नहीं कर रहा, आर्किटेक्ट इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं कर रहा। आर्किटेक्ट ने क्या किया है, उस पूरे के पूरे बिल्डिंग को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। एक्चुअल में करने वाले लोग कोई और हैं। इस चीज को हम क्लियरली देख पाते हैं ना, वहां पे लेबर लगी हुई है, वहां पर कॉन्ट्रैक्टर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिशियंस लगे हुए हैं, और वो लोग मिलजुल कर एक्चुअल में जो फिजिकल वाला काम है वो और लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कर्ता पद में विचार पक्ष के, कर्ता पद को विचार पक्ष के साथ में रिलेट किया है। तो जिस कार्य में जितना विचार पक्ष का नियोजन है, वह विचार पक्ष ही उस कार्य के कर्ता पद को स्पष्ट करता है ना। तो फिजिकल वर्क और विचार पक्ष जो है, इन दोनों को डिस्कनेक्ट करके उसको क्लियरली रख रहे हैं। पर भैया संजीव भाई, विचार पक्ष के साथ प्रयोजन भी होगा ना फिर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो विचार पक्ष वो जागृत मानव जो है वो प्रयोजन के साथ में करेगा, और जो भ्रमित मानव है, विचार पक्ष तो उसमें भी है ही, वो बिना प्रयोजन के, और जो जो भी भ्रमित कार्यक्रम है वो करता रहेगा। संजीव भाई, मेरा प्रश्न है कि विचार जो है वो किसी प्रेरणा से उद्गमित है, हम्म। तो प्रेरणा जो है वो विचार के मतलब से अलग है, तो वो प्रेरणा देने वाला स्रोत कुछ और है। ये इसमें देखिए ना, देखिए ये पहला जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये कर्ता पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में कर्म है। ये कर्म जो है, कर्म में वो श्रम वाला पार्ट जो है वो आ गया। विचार पक्ष के आकार का अनुकरण करने के लिए श्रम की कर्म संज्ञा, ठीक हो गया, जिसको हम फिजिकल लेबर कह रहे थे। और जो आप अभी प्रेरणा वाली बात कर रहे हैं, वो ये तीसरे वाले पॉइंट में आ गया, कारण, है ना। ये तो बात हुई होगी शायद, जी मतलब आई जी। एम एज्यूमिंग, है ना। तो प्रत्येक सूक्ष्म क्रिया अर्थात विचार के उद्गम के लिए, या एक विचार के सोर्स के लिए जो स्पंदन है ना, जिसको आप प्रेरणा नाम दे रहे हैं, यहाँ पर उसको कारण बोला। परंपरा में कारण शब्द जो है वो यूज हुआ है। तो मतलब वो उस कारण को जो है, तो ये कह रहे हैं। तो हम इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो क्या कारण कर्ता नहीं हो गया उस सेंस में? मतलब कारण की वजह से विचार उत्पन्न हुए, तो जैसे आपने अभी आर्किटेक्ट का एग्जांपल दिया, हम्म उसमें मतलब जो 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 सीड पॉइंट है हम्म वो कारण है, या वो विचार उसका एक नहीं नहीं, तो इसमें ना, इसमें प्रभाव है? भैया, हाँ, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक डायग्राम बन रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम में बड़ी क्लियरिटी बन रही है। तो एक तो हो गया फिजिकल लेवल पे काम करना, जिसको हम कर्म कह रहे हैं। फिर उसके बाद में एक कर्ता आ गया, जो कि कर्म के पीछे का विचार पक्ष है। अभी ये विचार पक्ष के पीछे जो है ये कारण आ गया, है ना। कारण जो है ये समझदारी से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब नासमझ व्यक्ति भी विचार तो करता है, ठीक है। तो उसका विचार जो है वो, तो नासमझी ही उसका स्रोत है, बेसिकली उसके मूल में नासमझी है। तो अगर हम सह अस्तित्व को नहीं समझ पाते, अगर हम ज्ञान संपन्न नहीं है, तो फिर आदमी जो है वो एक नैरोनेस में जीता है, उसको सह अस्तित्व नहीं दिखता, उसको सिर्फ खुद दिखता हूं। अब मैं हूँ, मेरा घर है, मेरी फैमिली है, मेरा शहर है, मेरी इंडस्ट्री है ना, मेरे प्रॉफिट्स हैं। फिर तो अगर हम देखें तो पिछले 150 साल में, या जितना भी हम ग्लोबल वार्मिंग वगैरह देख रहे हैं, तो इस सब में हो क्या रहा है, इसी नैरोनेस में ही सोचते हुए हम यहाँ तक पहुंच गए, है ना। मेरी कंट्री का जीडीपी बढ़ जाए, मेरी कंट्री की जो है वो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, है ना। ये सारी की सारी चीजें हो जाए, इससे ओवरऑल क्या होगा, उसकी तरफ ध्यान नहीं रहा। तो सह अस्तित्व को भूल जाना सबसे एक जो है वो एक मेजर डिस्कनेक्ट है। तो बाबा जी बार बार जो है वो पूरे अस्तित्व के रूप में सह अस्तित्व का जो ध्यान दिलाते हैं, तो उसका वही है कि ये जो हमारे विचार के पीछे कारण जो है वो समझदारी से रिलेट हो रहा है वहां पर, या उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया।
है ना, ये हम क्लियरली देख ही पाते हैं कि भाई कुछ लोग के विचार समझदारी के अकॉर्डिंगली आते हैं, दे आर अलाइंड विद समझदारी, दे आर अलाइंड विद सह अस्तित्व। हम लोगों ने ना समझदारी शब्द काफी यूज किया है, बाबा जी ने मेरे को लगता है बड़े अच्छे से ना, और हमारे को ना समझदारी के बारे में बात करने में मुश्किल होती है। मतलब कहीं पे दो चार लोग बैठ जाएं, 6 लोग बैठ जाएं और जरा सा बात छेड़ के देखिए कि समझदारी होती क्या है, तो थोड़ी देर में, मैंने तो कई प्रयोग किए हैं, थोड़ी देर में वहां पे अच्छा खासा हो हल्ला हो जाता है। मतलब किसी को समझदारी कुछ लग रही होती है, किसी को समझदारी कुछ लग रही होती है, सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन और परिभाषा है। तो बाबा जी अब जो लिंक कर रहे हैं और जिसको मैं अपने में अब फील करता हूं, तो मैं थोड़ा थोड़ा अच्छे से देख पाता हूं कि भैया जितना मेरा जीना सह अस्तित्व के अकॉर्डिंग है ना, उतनी समझदारी है। और जितना मैं सह अस्तित्व को भूला रहता हूं और नैरोनेस में जीता हूं, संकीर्णता में जीता हूं, है ना, उतना जो है वो नासमझी है। मतलब इसको एक बार थोड़ा सा सोच कर देखा जाए। इस वीक में कुछ और भी चीजें मेरे उसमें आई, ध्यान में आई, और हम्म, उसमें एक व्यू ये है कि मतलब जहां हम सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, वहीं पर दूसरा मत ये है कि सब कुछ एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में है, हम्म, और ये दोनों एक दूसरे के जक्सपोज हैं। ये दोनों ही विचार, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सह अस्तित्व में है और हम्म, हम उसके लिए एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं, हम्म, whereas देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो ये कहता है कि हर चीज एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में है। हम्म। तो अब इसमें किस चीज को माना जाए, या किस मतलब किसका वो ऊपर रहेगा? ये ये चीज थोड़ी सी दिक्कत वाली हो रही है। नहीं नहीं, तो इसमें ना है क्या भैया कि जैसे कहते हैं कि इसमें भी अपने में ही टटोल कर देखा जाए कि मतलब कुछ तो लोग हमको बता रहे हैं ना, तो हमें तो लोग बहुत कुछ बताते रहेंगे, ठीक है, निष्कर्ष हमको निकालने हैं, हम्म, है ना। तो हम अपने विवेक का, अपनी विजडम का, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करेंगे और अपने कंक्लूजन्स अपने अधिकार पर निकालेंगे। ये मध्यस्थ दर्शन एज ए फिलोसफी, मेरे को एक इसका पॉइंट और जो बड़ा बेहतरीन लगता है वो ये है कि मतलब ये एज ए फिलोसफी हमारे सामने आ रही है, एंड एट द सेम टाइम इट इज गाइडिंग अस कि एक फिलोसफी को इवेल्युएट भी कैसे किया जाए। अभी तो हम लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, एक फिलॉसफी कुछ कहती है, दूसरी फिलॉसफी कुछ कहती है, अब मैं इवेल्युएट कैसे करूं किसी फिलॉसफी को। तो मध्यस्थ दर्शन बड़े अच्छे से हमको ये कहता है कि हम अपने में वेरीफाई करके किसी भी फिलॉसफी को, है ना, या किसी भी प्रपोजल को आंकलन करने में मतलब की कोशिश कर सकते हैं। तो इट इज एनकरेजिंग अस कि अपने आप देखा जाए इस चीज को। तो नियम के रूप में देख लिया जाए कि अगर सब कुछ संघर्ष में है, तो भैया मैं भी संघर्ष में ही रहूंगा, क्योंकि मैं नियम से अलग तो नहीं हो सकता, ठीक है। जी, तो अगर ऐसा ऐसा सोच के ठीक लगता है, तो ऐसे जी लिया जाए कि भाई हाँ, स्ट्रगल करेंगे और बड़े मजे आएंगे, है ना, वी इवेंचुअली वांट टू बी हैप्पी, ठीक है। और फिर दूसरा ये है कि भैया ये सह अस्तित्व है, तो सह अस्तित्व के अनुसार जी लिया जाए, देन वी विल बिकम हैप्पी, ठीक है। तो बाबा जी ने ना हमारे जीने के 4 डायमेंशंस बताए हैं। हम स्वयं में जीते हैं, हम परिवार में जीते हैं, हम समाज में जीते हैं और हम प्रकृति में जीते हैं, ठीक है। तो जरा सा अपने आप को फैलाकर हम स्वयं से परिवार तक फैला के देखें अपने को, और नियम की तरफ ध्यान दें। जो दोनों नियम है, एक है हर तरफ संघर्ष है और दूसरा है सह अस्तित्व है। अब मैं जब फैमिली में जीता हूँ, संबंधों में जीता हूँ, तो मुझे संघर्ष में रहना, कॉन्फ्लिक्ट में रहना, वो वाली चीज ठीक लगती है या सह अस्तित्व में रहना ठीक लगता है? मुझे तो सह अस्तित्व में मतलब रहना ठीक लगता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि अ, मतलब एक है मेरी चाहत, और एक है पर्दे के पीछे क्या नाम मतलब है कि नियम। तो मेरी इच्छा, मेरे को अच्छा लगना, क्या ये मैटर करेगा कि मैं उस नियम का पालन कर रहा हूँ
जो जो मतलब कहने का मतलब मैं उसको एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ कि चूंकि मुझे लगता है कि सहस्त्र में लगने से मुझे सुख मिलेगा। नहीं तो इस इस चीज को तो बाबा जी ने ना 3 स्टेजेस बताई हैं वेरिफिकेशन की, जी ठीक है। वो 3 स्टेजेस है, अपने में निरीक्षण, स्व निरीक्षण बोला, फिर अपने आसपास वालों के साथ भी जो है वो कंसल्ट करके देख लिया जाए, उसको बोला परीक्षण। तो 3 स्टेजेस है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, है ना। जी सर्वेक्षण इज टॉक टू ए लॉट ऑफ पीपल, डू ए सर्वे, ठीक है। तो इस चीज को जरा सा देखा जाए अपने आसपास वाले, जैसे आपने बोला कि भाई हो सकता है कि मेरी फैमिली में जो है प्यार से रहने वाली फीलिंग है, लेकिन हो सकता है मेरे पड़ोस वाली फैमिली वालों को लड़के मजा आता हो। तो अपने आसपास भाई बहन, है ना, आपके यूके में भी आपके दोस्त होंगे, कोलीग्स होंगे, उनसे पूछा जाए कि भैया घर में को एग्जिस्टेंस होता है तो ठीक लगता है, या घर में छीना झपटी होती है तो ठीक लगता है। ऑफिस में को एग्जिस्टेंस होता है तो ठीक लगता है, या ऑफिस में छीना झपटी होती है तो ठीक लगता है। इसको परीक्षण करके देखा जाए, अपने से फैलाकर देखा जाए। हो सकता है भैया रजत भाई की थिंकिंग अलग हो, बाकी लोगों को इससे उल्टा ठीक लगता हो। तो बाबा जी ने ये प्रस्ताव दिया और ये प्रस्ताव लाखों लोगों तक जा चुका है भैया, हजारों लोगों के साथ में तो मैं पर्सनली वर्कशॉप्स में बात कर चुका हूं। हमें आज तक एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि भैया मेरे को अपने घर में, अपने शहर में चीजें खराब होती हैं, है ना, ये संघर्ष होता है तो मेरे को अच्छा लगता है। सभी सह अस्तित्व विधि से जीना चाहते हैं, जी नहीं पाए हैं, ये एक सच्चाई है ना। जी जीना चाहते हैं सभी, जीने की योग्यता नहीं है। तो ये बाबा जी ने इन दोनों चीजों को भी एक तरह से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई चाहता ये हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि कर नहीं पा रहा हूं मैं अपनी चाहना को ही दबा दूं कि हम कर नहीं पा रहे हैं इसका मतलब मैं करना चाहता ही नहीं हूं। कहीं ऐसा उल्टा लॉजिक ना लग जाए, इस चीज का ध्यान रखा जाए। जी भैया। आई थिंक व्यवस्था के लिए तो सहस्त्र की जरूरत है, अगर व्यवस्था में बाबा जीना जी ने है। पूरा देखो अस्तित्व हमारे सामने खोल के रख दिया, मतलब इसको भी हम में से कोई भी कभी डिनाई नहीं कर पाता कि भैया मैं इंडिविजुअली भी जीता हूं, मैं अपने अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। मतलब हम सब अपने अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट के साथ भी जूझते हैं, ये भी एक सच्चाई है कि नहीं है जी ना। और वो इनर कॉन्फ्लिक्ट भी हम नहीं चाहते हैं, तो एट इंडिविजुअल लेवल हम इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, परिवार के लेवल में हम परिवार में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, सोसाइटी के लेवल पे हम सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, और नेचर के लेवल पे हम पूरी धरती में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। और ये सबके साथ लागू है इक्वली, है ना। जी तो भैया। एक बार ये पहचान में आ जाए कि ये यूनिवर्सल चाहना है, अभी ये पहचान में नहीं आया है तो हम कर नहीं पाए, तो इसको ऐसा मान लिया कि भैया ये तो होगा ही नहीं कभी। तो मतलब अगर ऐसा मान लेते, अगर हिस्ट्री में सभी जितना विज्ञान ने भी आविष्कार किए हैं पिछले 200 साल में, है ना, 200 साल पहले टेलीफोन नहीं था, 200 साल पहले बिजली नहीं थी, तो अगर तब के भी लोग ये मान लेते कि आज तक कभी नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। तो, तो मतलब ये जिस तरह से लॉजिकली हम वहां चले उसी तरह से लॉजिकली यहाँ चलेंगे भैया, आगे बढ़ेंगे। जी भैया, धन्यवाद। बताएं बताएं महेश भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते। बोलो राहुल बोलो। आप बोलो महेश, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट रुक के नहीं, मैं बोलता ये हूँ। सिर्फ बोल रहा था, बीच में बच्चे आ गए थे, मैं उनको कुछ बता रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। जो भी समझदारी की बात हो रही थी भैया, हम्म तो मैं कैसे इसको देखता हूँ, मैं वो भी एक पक्ष रखना चाह रहा था। तो मेरे को ऐसा लगता है भैया कि जैसे बाबा जी ने बच्चों का एक शिक्षा के लिए एक प्रस्ताव रखा था, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, यानी कॉन्शियस डेवलपमेंट थ्रू वैल्यू एजुकेशन। तो
हम भी अगर हम देखें तो इस अध्ययन पठन से हम अपनी चेतना का विकास ही कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो ये चेतना का विकास है वो मूल्य शिक्षा के थ्रू ही हो रहा है। और मैं इन मूल्यों को किस आधार से देखता हूँ, मैं वो थोड़ा सा अपने सामने आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैं इस तरीके से देखता हूँ कि जैसे अस्तित्व में बाबा जी ने 3 ज्ञान बताए हैं: अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवीयता पूर्ण आचरण ज्ञान और जीवन ज्ञान। तो जीवन अस्तित्व दर्शन ज्ञान अगर हम बात करते हैं तो अस्तित्व में जितनी भी ये वास्तविकताएं हैं, इकाइयां हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रयोजन है। और बिना प्रयोजन के कोई भी वास्तविकता नहीं है। मतलब कोई भी इकाई नहीं है जिसका, कोई भी ऐसी रियलिटी नहीं है एग्जिस्टेंस में जिसका कोई प्रयोजन ना हो। और मैंने इसी प्रयोजन को मूल्य से कनेक्ट किया है कि जो उसका प्रयोजन है, जो उसकी उपयोगिता है, वही उसका मूल्य है। तो जितना हम मेरे को ऐसा लगता है कि अस्तित्व में अगर इन्हीं जो भौतिक वस्तु हैं, जो फिजियोकेमिकल रियलिटीज हैं, अगर हम उनकी रियल स्वरूप में, रियलिटी में उसके मूल्य को समझें, यानी उसकी उपयोगिता को समझें, उसके होने की भागीदारी को समझें, तो रियल मीनिंग में एक डायमेंशन में हमारी चेतना का विकास हो रहा है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जैसे हम रिश्तों में जीते हैं, जैसे अभी आपने बात करी, मानव जो है वो अकेला नहीं जी सकता और अकेले में मानव का कोई प्रयोजन नहीं है। तो वैसे ही हम रिलेशनशिप्स में अगर हम जीते हैं, तो रिलेशनशिप्स में भी अगर हम देखें तो मैं पिता हूं, तो पिता का होने का मूल्य क्या है वो बाबा जी ने स्पष्ट किया है। और वो मूल्य एक्चुअली में मेरी उपयोगिता ही है कि मैं वात्सल्य मूल्य है एज ए पिता मेरा, या ममता मूल्य है एज ए पिता मेरा, या विश्वास मूल्य है एज ए पिता मेरा। तो ये मूल्य भी जो है मेरी उपयोगिता है मेरे पुत्र के प्रति। और वैसे ही अगर मैं पुत्र हूं, तो पुत्र होने पे मेरा मूल्य क्या है, तो वो मेरी उपयोगिता ही है। तो मैं अगर रिश्तों में भी समझ लिया, इन मूल्यों को अगर मैंने समझ लिया, तो ऐसा फील होता है कि मेरी चेतना का विकास हो रहा है। तो अगर इन्हीं डायमेंशंस में मैं अगर अपने आप को समझ लूं कि मेरे होने, मैं अस्तित्व में जो हूं और मेरी उपयोगिता क्या है, मेरे होने का पर्पस क्या है, मेरी भागीदारी कहाँ है, और मैं उस चीज को भी अगर समझ लूं, तो मैंने अपने आप को समझा, तो मेरे होने के मूल्य को समझा। तो अब अगर उस मूल्य को समझा तो भी मेरी चेतना का विकास हो रहा है। तो तीनों डायमेंशंस में मेरी चेतना का विकास मेरे को मूल्य समझ के ही हो रहा है। मूल्यों से ही मूल्य को समझने से ही मेरी चेतना का विकास हो रहा है। और इसी चेतना के विकास को अंडरस्टैंडिंग बोला गया है, इसी चेतना के विकास को कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट बोला गया है, इसी चेतना के विकास को समझदारी बोला गया है। जो इन मूल्यों को ज्यादा से ज्यादा समझ जाएगा वो समझदार व्यक्ति है और उसी हिसाब से व्यक्त होगा। जो इस मूल्यों को कम समझेगा वो जागृति क्रम में पीछे होगा और उसी हिसाब से व्यक्त होगा। तो इस हिसाब से मैंने इनको सिंपल लैंग्वेज के अंदर, मतलब सिंपल शब्दों में, एक एज ए लेमैन मैंने इसको समझने की कोशिश करी है। अगर मैं कहीं कुछ गलत बोल गया हूं तो प्लीज मेरे को करेक्ट कर दीजिएगा, या मैं कुछ कनेक्शन कुछ गलत बिठा रहा हूं तो प्लीज मेरे को संजीव भैया आप करेक्ट कीजिएगा। बहुत बढ़िया भैया। जितना भी आपने बोला मेरे को तो उसमें कोई गलती नहीं लगी। बस उसको मैं मेरे को अगर रखना होता तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ भैया कि ये मूल्य जो है ना, ये समझदारी की तरफ पहला कदम है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। ठीक है। तो जी जी तो क्या है कि जिसे कहते हैं ना कि न्याय धर्म सत्य, ये 3 शब्द जैसे बाबा जी ने दिए, तो
तो न्याय जो है वो संबंधों में हमारी उपयोगिता, मूल्यों के साथ में जीना, जो संबंधों में, जिसको कि बाबा जी ने परिवार मानव के रूप में भी रखा है ना, तो हम न्यायपूर्वक जी पाए, इसके लिए ये संबंधों के मूल्य हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हम धर्म की बात करते हैं या व्यवस्था की बात करते हैं, तो वो फिर संबंधों से आगे की बात बढ़ जाती है ना? वो फिर उसमें जो समाज में जैसे वो 5 कार्यक्रम जो है ना, व्यवस्थाएं समाज के 5 आयाम बताए गए, न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, है ना, उत्पादन कार्य और विनिमय कोष, ऐसे करके तो फिर वो व्यवस्थाएं भी कैसे कैसे बनेगी, वो उनका उनकी तरफ भी ध्यान जाएगा, तो उसको बाबा जी ने फिर देव मानव रखा, देव मानव नाम दिया, या व्यवस्था मानव के नाम से रखा। और फिर तीसरा है कि मानव को पूरा अस्तित्व समझ में आ जाता है, ठीक है? पूरा अध्यात्म की भी बात करते हैं, जितना भी हम ईश्वर की भी बात करते हैं, हम ये परमाणु में विकास, गठन, पूर्णता, ये सब कुछ जो है ना, ये 3 स्टेप्स में जो देख पाते हैं इसको। पहला है अपने संबंधों में, अपने आसपास के लोगों के साथ में ठीक-ठाक से जीना। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है मानवीयता के लिए। ठीक है? इससे कम में चलने वाला नहीं है। और हम में से ईमानदारी से कहें तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी काफ़ी चैलेंजेस पाते हैं, है ना? अपने आस-पास के लोगों के साथ भी, जिनको हम अपना भी मानते हैं, जो भी हमारी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, है ना? मतलब इन लोगों के साथ भी ठीक से कैसे जिया जाए, इसके भी अपने-अपने चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। इसके बाद में फिर पूरी धरती को जब हम कंसिडर करते हैं, तो वो धर्म के लेवल के ऊपर सोचने की बात आ जाती है। और फिर हम पूरे ब्रह्मांड या पूरे अस्तित्व की जब हम बात करते हैं, तो वो सत्य की बात आ जाती है। तो जो ये चेतना विकास है भैया, ये मूल्यों से, संबंधों से शुरू होके और फिर आगे ये धर्म और सत्य तक जो है, व्यवस्था और मतलब धरती की व्यवस्था और पूरे अस्तित्व तक जाएगी। बस इतना सा इसमें और ऐड कर सकते हैं। जी भैया, जी भैया। जी भैया। मैंने अपने एक मित्र जो हैं देव डागर, अभी यहाँ पर हैं, उनको भी इनवाइट किया है आज, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबको नमस्कार जी। नमस्कार, नमस्कार देव भाई। कहाँ पे, ये आप भी यूके में ही हैं या आप इंडिया में हैं? जी मैं थोड़ा अपना मतलब परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम देव कुमार है और मैं रजत मेरा क्लासमेट था रुड़की में। हम लोगों ने एक साथ ही एमटेक किया आईआईटी रुड़की से। हम लोग एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और मैं अभी फिलहाल तो अबू धाबी में लोकेटेड हूँ, यहाँ पर कंपनी उसमें एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा हूँ। तो पिछले हफ्ते ही रजत से बात हो रही थी, तो हम लोग एक्चुअली ऐसे डिस्कशन शुरू से करते आते हैं। तो उसमें फिर उन्होंने इस चीज का संदर्भ दिया कि वो आपके थ्रू मतलब आपके इस मतलब जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें मतलब एक्टिव है। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ही बुलाइए, क्योंकि मैं भी इन चीजों में काफी मतलब रुचि रखता हूँ। मेरा पहला दिन है तो मैंने शुरू में 10 या 15 मिनट थोड़ा मिस कर दिया, क्योंकि मैं बिल्कुल मिस हो गया मेरे माइंड से कि आज मतलब आप लोगों की क्लासेस होती है। तो मे बी कल या जो भी नेक्स्ट वीक से मैं रेगुलर आऊंगा, क्योंकि इस चीज में ऐसा है ना कि थोड़ा भी छूट जाता है ना 5-10 मिनट तो समझने थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये सिर्फ 5-10 मिनट की बात इसको नहीं है। ये वाले सेशंस जो है, ये मार्च से चल रहे हैं। तो हाँ जी, ठीक है, तो मतलब वो आपके पिछले 10 महीने मिस हुए हैं। हाँ जी। तो मैं अभी सुनता रहूंगा, देखो कहीं हाँ। मुझको चीज को पकड़ना है, मुझको कहाँ से इस साथ विचार विमर्श में मतलब एंट्री लेनी है, तो वो जल्दी होगा। अभी तो मेरे लिए मतलब है नहीं नहीं, ऐसा। कोई नहीं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अभी आप थोड़ा-सा हाँ आप जी, सुन लीजिए कि हाँ किस जी, तरह अभी की सुनूंगा बातचीत कुछ। हो हाँ रही है। जी, हाँ, क्योंकि हाँ जी, काफ़ी बारी क्या रहता है कि अगर मतलब ऐसे ही हम डिस्कशन शुरू करें, काफ़ी ना बैकग्राउंड भैया देव भाई इसके लिए जो है ना वो बनाई है। रजत भाई भी पिछले 7-8 महीने से मेरे ख्याल से कंटिन्यूअसली जुड़े हैं। तो एक धीरे से ऐसी एक ना अपने अंदर ऐसा फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस आता है कि भई हाँ, ये समझने लायक बात है। मैं समझना चाहता हूँ और यहाँ पर बात ठीक हो रही है। ठीक है? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फिर जो है वो हम अच्छे भाव के साथ में उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती हाँ है। जी, तो आई डोंट नो, आप देखिए थोड़ा-सा कि पहले की जो बिल्कुल मिस बिल्कुल। आउट हो गई हैं हाँ चीज़ें, वो जी, कैसे होगा? यूट्यूब पे और भी हाँ, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। रजत भाई हाँ इसमें जी, भी आप बातचीत करते रहें बेशक। बिल्कुल बिल्कुल जी। गुड, आपका स्वागत है। ये सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद। तो बताइए आगे बढ़े? हाँ,
संजीव भैया, एक बात आपसे थोड़ी सी बोलनी और पूछने की। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए आवाज आ रही बोलिए। भैया? हाँ हाँ देव भाई आ रही है। हाँ जी, ओके। तो भैया आपने जैसे बोला कि थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आप जैसे हम काफी काफी लोगों से बातचीत हुई है, आपने बोला हजार हजार लोगों से बातचीत हुई है, उसके अंदर कहीं कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखाई दिया इस चीज को लेके कि चाहना क्या है, मूल चाहना क्या है। हम्म, तो अभी मैं मतलब मेरे 2-3 फ्रेंड्स हैं, जिसमें से एक से मेरी कोई 25 साल पुराना फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है। उससे मेरी पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत लंबी लंबी कुछ चर्चाएं हुई हैं। तो अ, शुरुआत में जो 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 आपकी अव्यवस्था की आवाज तरफ, कट रही है थोड़ी जो देर के लिए। अव्यवस्था फैली हुई है। हाँ जी, मैं तो ट्रैवल में हूँ। मैं अभी आ रही है? हाँ अभी आई है बोलिए। हाँ जी। तो वो जो मतलब मैंने फाइनली जैसे अव्यवस्था की थोड़ी सी बातें हुई, तो जवाब या फिर उसकी तरफ से एक कमेंट आता है, जो फ्रेंड है उनकी तरफ से, हम्म, कि अ, तो ये है ही, मतलब बेसिकली हाँ हाँ। हिज हम्म, दिस इज प्रीटी मच एक्सेप्टेड, ये हम्म, है ही, हम्म, है ना। और जैसे हम लोग बोलते हैं स्वीकृति ही समाधान है, तो मुझे लगा कि वहां से ये बोला जा रहा है कि स्वीकृति ही समाधान है। इस बात की स्वीकृति कि अव्यवस्था है ही, मतलब अव्यवस्था की स्वीकृति ही समाधान है। दैट्स व्हाट ही वांटेड टू इम्प्लाई। हम्म। तो मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कि मैं काउंटर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि अभी क्या करें ऐसे में। नहीं नहीं तो सामने से समझ रहे हो आप, मतलब हाँ कि ये हाँ तो हाँ है ही, और हाँ इसी में मैं सुखी हूँ। हाँ 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 हाउ इट इज। हाँ जी ठीक है। तो भैया ये जो है ना, अभी हम व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में जब ये पढ़ने का क्रम आता है ना, तो दूसरी पुस्तक आती है कर्म दर्शन, और तीसरी पुस्तक आती है अभ्यास दर्शन। जी तो बाबा जी ने जब अभ्यास दर्शन लिखी, तो अभ्यास दर्शन का बैकग्राउंड जो है ना, बेसिकली अभ्यास को अगर हम इंग्लिश में बोले तो प्रैक्टिस शब्द से डिनोट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम भौतिक रासायनिक संसार में प्रैक्टिस करते हैं, है ना, जैसे कि कार चलाने की प्रैक्टिस, है ना, कंप्यूटर चलाने की प्रैक्टिस, खाना बनाने की प्रैक्टिस, तो अभ्यास कर करके ही हम उसमें पारंगत होते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट होते हैं। ये एक नियम है, इसको हम सबने अच्छे से पहचाना है और देखा है। तो जी तो ये भौतिक रासायनिक संसार में, जड़ संसार के साथ में ऐसा नियम है। इसी तरह से चैतन्य संसार के में भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब मैं अपने कॉन्शियसनेस के साथ में दूसरे के कॉन्शियसनेस के साथ में, हम हमारा दोनों का कॉन्शियसनेस में कम्युनिकेशन होना जो है ना, जैसे सड़क पे ड्राइविंग करने के लिए सिर्फ मुझे ड्राइविंग आती हो ये पर्याप्त नहीं है। सड़क पे दूसरे लोग भी जो गाड़ी चला रहे हैं वो भी अच्छे से गाड़ी चलाते हो, तभी मेरे से ठीक तरह से मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच पाता हूँ। सिर्फ मेरे को गाड़ी चलानी आती है और दूसरों को गाड़ी चलानी नहीं आती है तो मुसीबत होती है ना। इस चीज को भी हम जी देख पाते हैं। तो अभी हम लोगों के साथ में ये कॉन्शियसनेस के लेवल के ऊपर ये हो रहा है कि हम समझ रहे हैं, दूसरों का भी समझने की तरफ ध्यान नहीं गया है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दूसरे प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं अभी तो, जी ठीक है। तो अभी अभी जो ये हमारा कार्यक्रम है, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि अभी तो इसका लोक व्यापीकरण जो कहते हैं ना बाबा जी के, भैया इसको इसको एक तरह से लोगों के सामने रखने की जरूरत है। तो जो जो सुपात्र हैं, जिनकी ऑलरेडी अच्छे संस्कार के साथ में अच्छी स्थिति है, वो लोग इसको पहले स्वीकारेंगे, है ना, वो इसको पहले समझेंगे और फिर वो भी अपने में प्रैक्टिस करेंगे। तो जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर हम जिनसे बात कर रहे हैं, हम अपनी बात को भी ठीक तरीके से रख पाएंगे। अभी हमारी भी प्रैक्टिस काफी इनकम्प्लीट है, हमारा भी ज्ञान काफी इनकम्प्लीट है। तो हम जब बताने की कोशिश करते हैं, तो हमारी बताने की भी सीमाएं आ जाती है ना, उसमें भी लिमिटेशंस रहती है। तो पहले काम, जैसे गाड़ी चलाने का एग्जांपल लिया, पहले खुद गाड़ी अच्छे से चलानी आ जाए,
एक ये तसल्ली हो जाए कि भाई हाँ मेरे को तो अच्छे से आती है, अब दूसरों के ऊपर जो काम करना है वो किया जाए। तो यहाँ पर भी पहले अच्छे से खुद को समझा जाए, मतलब खुद में समझा जाए, साथ साथ ये प्रयोग किए जाए, क्योंकि इन प्रयोगों को करने से ही, मैं भी प्रयोग करता रहता हूँ भैया, से ही अपनी सीमाओं का भी, अपनी लिमिटेशंस का भी पता चलता है। वही हमारे लिए फिर इंस्पिरेशन बनती है अपने को फर्दर इंप्रूव करने। तो मतलब अब वो सफल नहीं हो पा रहे हैं आप, इससे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। इसका यही मतलब है कि अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। जी भैया। ठीक है। संजीव भैया, हाँ जी। इस वीक में एक और मैं समझना चाहता था अभयता को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी चाह रहा था कि अभयता को हमने कैसे रखा है और इसको हम कैसे पा सकते हैं। आपने कैसा समझा है अभी तक, जितनी हमारी बातें हुई, आप 2 मिनट में अपनी तरफ से रखिए, फिर मैं मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अभयता जो है, मुझे याद है कि हमने 3 कारणों की वजह से अभयता मतलब भय जो है, भय के 3 कारण हैं। एक तो नेचर का भय था, एक पशु का भय था, एक मानव का भय था। और हमने ये भी देखा कि हल्के हल्के जो है वो जो फर्स्ट जो टाइप के जो भय हैं उनमें कमी आई है, और जो मानव की वजह से जो भय है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। और अभयता हमें तभी मिल सकती है जब हम हमारे इर्द गिर्द भी लोग जागृत हों। हम सिंगल रहकर अभयता में को नहीं पा सकते हैं। यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इसके इसमें अलावा हाँ, तो इसमें मतलब वो जो मेरे को लगता है कि बुनियादी चीज ध्यान में रखी जाए कि अभयता का ये मतलब नहीं है कि आई हैव टू ओवरकम माय फियर्स। ठीक है, एक है ओवरकमिंग माय फियर्स, दूसरा है हैविंग नो फियर्स। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे अगर मैं घर में अपनी बिटिया के साथ में हूं या मेरी बिटिया मेरे साथ में है, ठीक है, तो बिटिया जो है वो शी इज नॉट ओवरकमिंग हर फियर्स कि भाई घर में एक व्यक्ति और है, पता नहीं मेरा क्या होगा। शी हैज नो फियर, इसको अभयता कह रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बाहर जाते हैं घर से, तो तो वहां पर जो है वो फियर रहता है, तो वहां पर हमको फिर फियर ओवरकम करना पड़ता है। उसको हैंडल करने वाली जो वो बात आती है कि कैसे ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर अभयते का मतलब यह है कि मैं अपने अंदर में टटोल कर देख पाऊं कि भैया मेरे अंदर फियर की फीलिंग नहीं है, क्योंकि फियर की फीलिंग इज इक्वल टू दुख, और मानव दुख चाहता नहीं है। अगर मैं डरा हुआ हूं मतलब दुखी हूं। ठीक है, तो एक है ओवरकमिंग माई फियर्स, तो मतलब एक परंपरा से एक मैसेज आता है कि ओवरकम योर फियर्स। तो यहाँ पे ओवरकमिंग योर फियर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लिविंग विद ए फीलिंग ऑफ फियरलेसनेस। संबंधों में हम एक दूसरे से अगर डर के नहीं रहे, ये हम चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से समाज में भी विद ए फीलिंग ऑफ फियरलेसनेस रह पाए, जिस तरह से घर के हम अपने बच्चों के साथ में, अपने भाई बहन इनके साथ में जहां तक भी जैसा विदाउट फियर रह पाते हैं, वैसे इसको एक्सटेंड करके सबके साथ में रह पाए, उसको समाज में अभयता कहेंगे। फिर से मैं वापस कहूंगा, अभी तो काफी बार फैमिलीज में भी फियर वाले पार्ट के ऊपर अपने अपने चैलेंजेस जो हैं वो रहते हैं। मतलब काफी जगह के ऊपर भाई बहन और पति पत्नी और पता नहीं कहाँ कहाँ पर अलग अलग तरह के फियर्स जो हैं वो थोड़ा बहुत कभी कभी देखने भैया हाँ जी। मुझे आप कुछ पहले। अब भैया फियर जैसे कि 2 तरीके के होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल होता है। अब इंटरनल में अगर हमने रिजॉल्व कर लिया है तो शायद फियर जो है वो दैट इज कॉल्ड ओवरकमिंग फियर। एक होता है सिचुएशनल के एकदम, जैसे जिसको सरकमस्टेंस हम बोल देते हैं कि अभी सरकमस्टेंस में ऐसा हो गया, तो ऐसा सरकमस्टेंस है, तो उस समय फियरली आपने उस चीज को वो किया हैंडल, या फिर थोड़ा सा बोल्डली किया, जैसा बोला जाता है। तो हाँ, पूरा कीजिए। तो इंटरनल फियर जो है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा उसमें अगर आप बताएंगे तो ज्यादा मेरे को समझ में रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल में तो हमारा वो नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है।
अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो कुछ भी नहीं हो तो सकता है, वो जो नेचुरल इंटर कैलामिटी। हाँ नहीं ठीक है, तो जो इंटरनल फियर की बात कर रहे हैं आप, उसका भी सोर्स तो बाहर से ही है या सोर्स अपने अंदर है? मतलब कोई एग्जांपल देके बताइए। अच्छा, अगर इंटरनल फियर की मैं बात करूं तो तो सोर्स तो बाहर चलो, ही होगा ना उसका, हाँ मेरे मैंने को जैसे, ऐसा। अगर मैं बाहर के सोर्स की बात करूं तो बचपन में जैसे कि कुछ हॉरर मूवीज की वजह से हम्म कुछ समय तक, मतलब इवन हम्म अडल्ट एज तक मेरे को हम्म डर लगता था अंधेरे से। हम्म। तो ये एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया। हम्म बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर देखा जाए तो मेरे को मरने से डर लगता है, वो सभी को लगता है, मगर हम्म इस चीज का फियर अगर बार बार आता रहे तो हम्म। मैं तो उस चीज को क्या बोला जाएगा? तो भैया मतलब बेसिकली ये समझ की कमी के कारण ही जो है ना वो फियर है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर प्रस्ताव यही है कि अगर हम एग्जिस्टेंस में नियम को देख पाए कि मैं जो हूँ, हर व्यक्ति, हर मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है ना? जीवन मरता नहीं है, जीवन अमर है। इस चीज को हम अच्छे से अपनी तरफ से एस्टेब्लिश कर चुके हैं। आप सब उसके ऊपर अपना अपना अभ्यास चालू रखें, जो भी हमने प्रैक्टिसिंग की बात की, और अपने में देखते चले कि भैया ये जो सूचना आई है और जिसके ऊपर लंबे डिस्कशंस हुए, क्या ये मेरे को मेरे अंदर ये स्थिर हो गया है या अभी भी मैं इससे हिलता डुलता रहता हूँ? तो इसके ऊपर अपना प्रैक्टिस किया जाए। शरीर तो एक भौतिक रासायनिक रचना है और हर भौतिक रासायनिक रचना ने जो कभी बनती है उसको बिगड़ना भी होता है, कंपोज्ड होती है, फिर डिकम्पोज भी होती है। तो शरीर जो है वो किसी ना किसी समय पे जाके समाप्त होगा, सबका होगा, है ना? तो हमारे से भैया पिछली पीढ़ी का भी होगा, अगली पीढ़ी का भी होगा। तो नियम को समझ लेना और नियम की स्वीकृति से जो है वो समझ से फियर दूर होता है। और अगर नियम की स्वीकृति नहीं बन रही है तो उसके लिए अभ्यास किया जाए, यही कहा जा सकता है भैया। तो हर चीज के लिए जो फियर होगा वो नासमझी की वजह से भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो शरीर और जीवन जो है वो उसका संयुक्त रूप है, इस चीज को हाँ, समझने तो की इसमें कमी हाँ भी है। तो एक है शरीर को भय, है ना? जो शरीर को भय है ना, उसको उसके लिए ना मतलब दो अलग अलग तरीके से थोड़ा सा और हम कैटेगराइज करके देख सकते हैं। एक है सावधानी के अर्थ में भय, है ना? कि मैं रात को जा रहा हूं और गांव में हूं, ठीक है, और किसी और मतलब कहीं पर जाना है और लोग कहते हैं कि भैया यहाँ पर सांप वाप ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो मुझे मुझे ध्यान रखना है ना? भाई कहीं पे मेरे मेरे को मेरे शरीर को कोई नुकसान ना हो जाए, है ना? ये इतना तो ठीक है, इतना तो वाजिब भी है। ये नहीं कहा जा रहा कि भैया हम जब जागृत हो जाएंगे तो हमारा सांप से भी डर जो है वो दूर हो जाएगा। मतलब सांप आएगा, शेर आएगा, तो उससे अपने को बचाना है और उसके लिए जो भी कार्यक्रम बनाना है उसको उसको बनाया जाए। तो अभी अभी जो अभयता है ना, समाज में जो हम अभयता की बात करते हैं, वो एक मानव का दूसरे मानव से जो डर है ना? मैं दुकान पे गया और कहीं मिलावटी सामान ना मिल जाए, मैं दुकान पे गया और कहीं नकली नोट ना मिल जाए, है ना? मैं सड़क पे रात को जाऊं या मेरे बच्चे जाएं और कोई अपराध ना हो जाए। तो ये जो अभयता की जो हम बात कर रहे हैं, ये मानव की परस्परता में जो बात है, इस इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो मेरे को लग रहा है कि हो रही। और जितना अमानवीयता फैली हुई है उसके कारण ही डर है। तो ये जो हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मूल्यों की बात कर रहे हैं, तो वो इवेंचुअली जो है वो उसका जो है मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, उसका एविडेंस कैसे मिलेगा? समाज में अभयता के रूप में ही उसका एविडेंस मिलेगा। जब जितना हम अभयता के साथ में जी पाएंगे, उतना जो है, हाँ हम कहेंगे कि हाँ अब जो है व्यवस्था है। तो भैया जैसे रजत भैया ने बताया था कि जब मेरे साथ के 20 लोग जो हैं वो जागृत हो जाएंगे हम्म, तो ये स्थिति जो है हम पा सकते हैं। तो हम्म। यहाँ पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी या फिर उस तरीके की बात हो जाएगी कि अगर वो करेंगे तो। मैं इसमें एक और चीज़ भी पूछना चाहती हूँ इसी से जुड़ा हुआ। हाँ मैं जी। अगेन जो हमारा करंट जो भी लिटरेचर अवेलेबल है,
उसमें ये भी बोला जाता है कि जो फियर है उसका कोई बेसिस नहीं होता, देयर इज नो बेसिस, इट्स ऑल आपका मेंटल क्रिएटेड, आई मीन इट्स माइंड क्रिएटेड ना, ऐसे भी बोला जाता है कि अगर आप सच में देखेंगे तो उसको डेप्थ में जाएंगे तो उसका एग्जिस्ट होना बहुत ज्यादा मुमकिन ही होता है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, मान लीजिए मैं कहीं जा रही हूँ और किसी वजह से आपको वहां पर सम्मान नहीं हो रहा, तो ये तो आपका ही इंटरप्रिटेशन है सम्मान के बारे में, और वो आप ही का ही एक फॉल्स फियर है, इट डजंट एग्जिस्ट एक्चुअली। क्योंकि फिर आप मैं मतलब मेरे लिए यहाँ पर ये ओपनिंग हुआ था जब हम जीवन विद्या में बात करते हैं कि ये सब का कोई है नहीं, मतलब इन चीजों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें सम्मान का मतलब ही नहीं पता। तो आप जिसको सीख कर रहे हैं वो ही गलत है, तो फिर आप उसमें डर रहे हैं तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है ये भी एक क्लियर है इन सब में, तो जहाँ पर आपका कोई बिल्कुल बेसिस है ही नहीं, फॉल्स फियर कहते हैं जिसको। नहीं, तो दीदी हो क्या गया कि जैसे समझ बनने से। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, ठीक है? तो अब जो भय है वो शरीर के लेवल के ऊपर भी भय हो सकता है और मन के लेवल के ऊपर भी, जीवन के लेवल के ऊपर भी भय जो है वो हो सकता है ना? सांप से भय, है ना? कोई मुझे लूट लेगा या कोई और कोई क्राइम वगैरह हो जाएगा, तो मतलब ये कई चीजें जो है वो शरीर के लेवल के ऊपर भय के रूप में दिखती हैं। और फिर जैसे ये कहा कि किसी ने मेरा अपमान कर दिया, है ना? मेरी एक्सपेक्टेशंस इस तरह से फुलफिल नहीं हुई, तो मुझे खराब लगा, और फिर वो उस तरह से भी एक भय रहता है। तो मेरे को लगता है कि जो काम करने वाली चीज है ना, ये जीवन पे ही काम करने वाली चीज है। जब जीवन में समझ आएगी, जीवन का समझ की तरफ ध्यान जाएगा, मानव मूल्यों के साथ में जिएगा, तो जो है फिर वो खुद भी ठीक से जी पाएगा और दूसरों के साथ में भी ठीक से जी पाएगा। और यही परस्परता में फिर व्यवस्था के रूप में प्रकट ना, अभी इस तरफ ध्यान नहीं है। मुझे लग रहा है कि मोटा-मोटा सा सिर्फ ये इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो मतलब अच्छे से इसको एक्सप्लोर किया जाए। अभी अभी ना मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को घबराहट इस चीज की होती है, अरे ये तो बहुत लंबा काम है यार, और मतलब ये तो पता नहीं 500 साल लग जाएंगे या 1000 साल लग जाएंगे, तो क्या मैं इसको शुरू करूं भी, या मैं एम आई वेस्टिंग माई टाइम? मतलब ये जो है एक बड़ा सवाल आता है। इसको ओवरकम अपने अंदर सबने अपने आप ही करना है। मैं इसको मोस्टली इस तरह से देखता हूँ कि काफी सारे लोगों ने मानव जाति के इतिहास में जब कोई सही काम करना शुरू किया, तो जिन्होंने सही काम करना शुरू किया, उन्होंने अपनी शरीर यात्रा में उसका फल नहीं भोगा, है ना? मैं आपको बिजली का एग्जांपल देता हूँ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1750 में बिजली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। एक्चुअल में बिजली 1910 में बनी पहली बार, ठीक है? 160 साल लगे बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट करने शुरू करने से लेकर के एक्चुअल में बिजली बनने तक। बेंजामिन फ्रैंकलिन बिजली का मजा नहीं ले पाए, लेकिन क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन को वो काम शुरू करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? करना चाहिए था जी। है ना? तो उन्होंने किया, अगली पीढ़ी ने आगे बढ़ाया, अगली पीढ़ी ने आगे बढ़ाया, 6 पीढ़ी में जाके हुआ, 6 जनरेशंस में, है ना? तो हम लोगों में से भी जिनका इस तरफ अपने में मोटिवेशन होगा, अपना ध्यान जाएगा, हम अपने सुख को इस फीलिंग के साथ में रिलेट कर पाएंगे कि भैया हाँ, मैं व्यवस्था के अर्थ में कुछ कर रहा हूँ और इसके लिए मैं कुछ त्याग नहीं रहा। भैया कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें जंगल में जाके पेड़ के नीचे या पेड़ के ऊपर लटक कर कोई तपस्या करने की बात कर रहे हैं, है ना? घर में ही बैठे हैं, अपने काम धंधे भी चल रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं, पारिवारिक जिंदगी भी ठीक से चल रही है, किसी को छोड़कर नहीं जाना है ना? और ये सब करते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम एक लॉन्ग टर्म व्यवस्था के रूप में मानव जाति के लिए कुछ कर रहे हैं, और वो करने योग्य चीज है। ये वाली चीज स्वीकार होती है तो आदमी इस पे आगे बढ़ता है, और इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि भैया बहुत लंबा लगता है तो ठीक है, जो बाकी के काम कर रहे हैं वो किए जाए, इसको छोड़ दिया जाए। मतलब ये तो इन दी एंड इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। जी भैया। सो अभयता जो है, कमिंग बैक टू अभयता, ये जो है वो तीसरा पायदान है, पहले समाधान होगा, फिर समृद्धि आएगी और फिर अभयता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक समृद्धि का भाव नहीं आएगा भैया, अभयता नहीं आएगी।
ये जो समृद्धि की कमी है, इसी के कारण बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पैसे वाले अभी भी गलत रास्तों से और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जी है ना। तो मतलब एक गरीब आदमी जो है वो गलत तरीके से पैसा कमाता है तो कुछ हद तक लॉजिकली समझ में आता है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए लोग और बड़े बड़े बैंक बैलेंस वाले लोग, बड़े बड़े घरों में रहते हुए लोग भी जब गलत रास्ते से पैसा कमा रहे होते हैं तो बड़ी क्लियरली देख पाते हैं कि भैया इनमें अभी समृद्धि का भाव नहीं आया है, इनको अभी और चाहिए, उसके लिए जो करना पड़ेगा कर जाएंगे। तो और चाहिए का मतलब यह है कि अभी जितना है वो पर्याप्त नहीं है, यही समृद्धि की कमी है। जी भैया। भैया इसको स्वयं में विश्वास के रूप में उसके साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है ना अभिता को? बिल्कुल तो बिल्कुल उसके बारे में भी थोड़ा सा आप हाँ, तो मैं सोचा है कि एक बार आपका ध्यान दिला दूं उस पे। बिल्कुल 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 ये स्वयं में विश्वास का मतलब भी यही है कि भैया मैं अस्तित्व को समझ गया हूँ, अस्तित्व किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको भी समझ गया हूँ, और आज अस्तित्व की क्या स्थिति है, आज इस धरती पे मानव जाति की क्या स्थिति है उसको भी समझ गया हूँ। इसको समाधान कह रहे हैं, है ना। मानव जाति पूरी की पूरी समाधान की ओर अग्रशील है, आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में एक सच्चाई है। आज की डेट में भ्रमित है, ये भी एक सच्चाई है। तो इस भ्रमित से जागृति की तरफ ले जाने में मैं भागीदारी कर रहा हूँ, और मैं सही कर रहा हूँ, है ना। मतलब सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, ये मतलब जैसे कहते हैं कि ऐसा भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि भैया इसका निर्णय कौन करेगा। तो स्वयं के प्रति विश्वास होने से ये निर्णय अपने आप से निकल कर आता है कि भैया हाँ ये करने योग्य काम है और मैं कर रहा हूँ। दूसरे लोगों के डिस्करेज करने से, टोकने से भी फिर जो है मैं प्रभावित नहीं हूँ। स्वयं के प्रति विश्वास नहीं होता है तो फिर आदमी जो है फिर वो सोशल जो फीडबैक आता है उससे काफी काफी प्रभावित होता है। मतलब हमने काफी लोगों को देखा है अपने आसपास जो 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 कपड़े इस तरह के पहनते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, गाड़ी उस तरह की लेते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, है ना। वो मतलब वो तो वो अपने को क्या चाहिए उसकी तरफ जो है उस पे टिके रहने का जब विश्वास नहीं रहता तो वो मुझे लगता है कि उसको हम क्लियरली स्वयं के प्रति विश्वास की कमी के रूप में देख पाते हैं। स्वयं के प्रति विश्वास जो रहता है वो मैं समझा हूं, है ना, और उसके अनुसार, समझ के अनुसार ठीक जी रहा हूं, इसको स्वयं के प्रति विश्वास कह रहे बहुत बहुत बढ़िया जी। आई थिंक आज का डिस्कशन हम शेयरिंग पे ही रखते हैं क्योंकि अब समय तो नहीं रहा पढ़ाई के लिए नया। बाकी आप लोगों का क्या मन है? मुझे लग रहा है कि भैया देखिए ये डिस्कशंस भी काफी चलते ही रहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो पढ़ने का भी कार्यक्रम रखा जाए साथ साथ, अच्छा अच्छा है ना। तो मतलब आई हैव सीन कि मैनी टाइम्स डिस्कशन में ज्यादा मन लगता है, लेकिन एक 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 ऐसा भी रहता है, हमारे हमारे जो सीनियर साथी हैं जब हमने उनसे समझा तो ऐसा ऐसा भी बताया गया कि काफी बार ना डिस्कशंस काफी डेविएट कर जाते हैं, तो सामने बुक रहती है ना, तो बुक एक्ट्स एज ए वेरी गुड मीडियम ऑफ कोर्स करेक्शन कि भैया हाँ रेफरेंस। हाँ कि भैया ये इस रास्ते पर चलना है, ये भी ध्यान जी दें। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। तो शुरू कर सकते हैं हम आज का थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि चैप्टर 5 जो था, चैप्टर ये कर्म और फल वाला हो गया था, जी जी तो 60 अब 6 हो गया था। पेज नंबर 60। अच्छा, पेज 60 तक आ गए हैं क्या? जी 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 ये मानवीय व्यवहार भी शुरू हो गया था? भैया जी ये हाँ इस पे भी थोड़ा सा चर्चा, मतलब मैं तो यही कह रही थी, पिछला जो था उसको थोड़ा एक रिविजिट हाँ करते बताइए, थे। इसका बताइए, इसमें किस तरफ ध्यान गया आपका, मतलब कितनी बात हो गई, कितनी नहीं हुई, जो जो ध्यान गया हो आपका बताइए, उस पर बात कर लेंगे। लौकिक परिलौकिक पे तो बात हुआ था। ओके, अगर आप भी अपनी तरीके से थोड़ा रख देंगे नहीं नहीं, तो आप सारांश पहले के आप लिए। अपने तरीके से रखो कि जो बात हुआ था उससे क्या पहुंचा, फिर मैं भी ऐड कर दूंगा। इसमें हमने, आई एम सॉरी अगर मैं बोलूं, इसमें हम्म हमने ये जो लक्ष्य, प्रयास, प्रगति, फल, प्रभाव, अनुभव, इनका एक क्रम देखने की कोशिश, मतलब क्रम, जो अपने सुमेर भैया हैं उन्होंने हम्म जो है हमको इनके बारे में ये जो क्रम है इनको लिंक किया।
और मतलब ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक हैं, और फाइनली आके कि लोक और लोकेश की बात हुई, जिसमें कि जीवन को रखा गया और जीवन से उसका कनेक्शन, मतलब यहाँ तक बात हुई है हमारी। तो देखिए भैया, बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो है ना, हम लोगों ने बचपन से लोक परलोक ये वाले शब्द सुने ही हैं, है ना। अब कुछ परलोक होता है, अब ये कोई पुरानी परंपरा की बातें चली आ रही है। अभी हम लोगों ने जो है जब स्कूल कॉलेज में पढ़े तो हमें एग्जिस्टेंस पढ़ाया गया, तो सोलर सिस्टम पढ़ाया गया। तो सोलर सिस्टम में पढ़ाया कि भाई ये धरती है, धरती की एक सरफेस है, इसके आसपास एक एनवायरनमेंट है, फिर आउटर स्पेस है, फिर मून है, और फिर दूसरे प्लेनेट्स हैं, ये सोलर सिस्टम बन जाता है। इस सब में पूरे एग्जिस्टेंस में कहीं पे परलोक जो है वो बताया नहीं गया क्लासरूम में। ठीक है, तो ये परलोक अगर कुछ होता है तो क्लासरूम में भी बताते भैया, पूरा एग्जिस्टेंस सोलर सिस्टम वगैरह बताया। तो परलोक नाम की कोई चीज जो है वो वो कहाँ पर है, मतलब चांद पे है या मंगल ग्रह पे है या चांद और मंगल के बीच में है, किधर है, ऐसा जो है कहीं पे जिक्र जो है वो मिलता नहीं। और हम में से काफी सारे लोग जो है वो बिल्कुल लॉजिकल माइंडसेट के लोग हैं, तो वी डू नॉट वांट मिस्टीरियस टॉक्स। मतलब हमें तो एक ना स्पष्ट रूप से ठीक ठाक से बात बताई जाए। इसी तरह से काफी सारी बातें भगवान के बारे में भी होती हैं कि भगवान सातवें आसमान पर रहते हैं, या कुछ जो है मतलब, या हर जगह पे रहते हैं, है ना, स्वर्ग इधर है। तो ना तो पूरे हमें एग्जिस्टेंस में सोलर सिस्टम में कहीं पे स्वर्ग बताया गया, ना कहीं पे भगवान किधर है ये बताया गया। तो काफी सारी चीजें रहस्य में रह गई। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जो अनुभव संपन्न आदमी होगा, जो पूरा अस्तित्व समझ जाएगा, उसको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो सब कुछ समझ में आने में ये वाली चीजों को भी प्लेस कैसे करें, इसको बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर देना भी ठीक नहीं बनता, क्योंकि हजारों साल से इतने सारे टैलेंटेड लोगों ने इसके ऊपर इतना मन लगाया है, तो भैया उसमें भी कुछ ना कुछ तो दम होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सब लोगों को हम बिल्कुल डिसमिस कर दें कि भैया ये तो इनको कुछ समझ नहीं है, ये फालतू की चीजों में टाइम लगाते रहे। तो जिन लोगों ने ये आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क जितनी भी बातें की, वो किस बारे में बात कर रहे थे और उसको एग्जिस्टेंस से कैसे रिलेट करें, ये जो है इसको लोक परलोक जो है ना इससे लिंक कर सकते हैं। तो ये जो इसका बिल्कुल ओपनिंग आया है ना, लौकिक व्यवहार और परलौकिक व्यवहार, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि देखिए, अब जब लोक परलोक की बात हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि लौकिक परिवार ये व्यवहार क्या है। तो मानव और देव मानव जो है ना, एंड भ्रमित मानव, तो बिगिनिंग फ्रॉम भ्रमित मानव, तो भ्रमित मानव, मानव और देव मानव, इनका कंबाइंड जो व्यवहार है ना, इसको लौकिक व्यवहार कह रहे हैं। तो इसकी ओपनिंग यहाँ पर कर रहे हैं। भ्रमित मानव के कार्य व्यवहार जो कि 4 विषयों में, 4 विषय क्या है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसकी हम बात कर ही चुके हैं। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ लौकिक व्यवहार हो गया। उसके बाद में जागृत मानव में ऐषणा त्रय वाला व्यवहार है, वो जो है पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। तो जागृत मानव में मानव और देव मानव, इन सब के व्यवहार को मिलजुल कर जो बोला, इसको बोला लौकिक। ठीक है, लौकिक मतलब इस लोक का। अब एक तरह से रिलेट कर रहे हैं। लोक मतलब ये वाली धरती है ना, तो मानव तो इसी धरती पर है पूरा। अब जितना अब हम अपनी क्लासरूम से रिलेट कर सकते हैं कि भैया पूरा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के बाद बाकी गैलेक्सीज वगैरह भी जितनी भी हम लोगों ने जितना पढ़ा, मानव किसी और धरती पर है ऐसा साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं। एविडेंस के रूप में तो सिर्फ इसी धरती पर दिखता है ना, और कहीं पर नहीं दिखता है। तो ये वाला जो व्यवहार है इसको कह रहे हैं जो, तो जितना हमारा न्याय और धर्म वाला पार्ट है, जो व्यवस्था वाला पार्ट और मानव मानव संबंधों वाला, ये इसमें लौकिक व्यवहार में। अब पारलौकिक व्यवहार किसको कह रहे हैं, जिसको कि इस धरती के भी बाहर वाले भी जितना एग्जिस्टेंस है उसको भी इंक्लूड कर ले, है ना। तो परलोक मतलब दूसरा लोक, दूसरा लोक मतलब बियॉन्ड दिस धरती, बियॉन्ड दिस धरती एवरीथिंग।
हमारे जो रिमेनिंग प्लैनेट्स ऑन दिस सोलर सिस्टम, और उसके बाद में बाकी के भी जितने जो है, उस सबको बाबा जी लॉजिकली परलोक कह रहे हैं, दूसरा लोक, है ना। ये धरती हो गई ये वाला लोक, और इस धरती से जो परे है उसको परलोक है। इतनी बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है? तो इसको परलोक कहा, और इस कैटेगरी में दिव्य मानव को रखा, है ना। तो दिव्य मानव का हम आचरण पहले ही देख चुके हैं, उसका ऐषणा मुक्त व्यवहार रहता है और अनुभव मूलक प्रमाण सहित वो जीता है। तो उस तो जो है मतलब ना काफी बारी मेरे को लगता है कि ये हमारी धीरे धीरे स्पष्टता बने कि जब हम न्याय धर्म सत्य की बात करते हैं तो इसमें डिस्टिंक्शंस जो है वो क्या है। तो मैं थोड़ी देर पहले रखा था, फिर से दोबारा रखता हूँ कि जो न्याय वाला पार्ट है ये मानव मानव संबंधों में, है ना, बिगिनिंग फ्रॉम दी फैमिली रिलेशनशिप, फ्रेंड रिलेशनशिप, और फिर धीरे धीरे करके समाज में आगे बढ़ते हुए जो है वो जाता है। फिर जो धर्म वाला पार्ट है, व्यवस्था वाला पार्ट है, वो इस धरती में व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी, क्या बनेगी, उसको समझना और उसके अनुसार जीना, वो जो है वो धर्म वाला पार्ट आ गया। अब फिर सत्य वाला पार्ट क्या रह गया। तो सत्य वाले पार्ट में काफी सारी चीजें जो है ना, जो बाबा जी ने रखी है हमारे सामने, ठीक है, जिसको बोला है कि इसका अनुभव होगा। ठीक है, तो अनुभव क्या मतलब, जैसे कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, जीवन शरीर को चलाता है, जीवन भी एक परमाणु है। ये जड़ परमाणु से क्या हुआ है, संक्रमण हुआ है इसका, है ना। अब ये जड़ परमाणु से जीवन का संक्रमण हुआ है, ये एक अनुभव की वस्तु है। इस चीज के को जाने बिना भी धरती की व्यवस्थाएं बन सकती है ना, शिक्षा व्यवस्था भी बन सकती है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी बन सकती है, लेकिन पूरे अस्तित्व को समझा जाए, पूरे अस्तित्व में परमाणु में विकास, परमाणु से ये जो अपना जीवन परमाणु का बनना, है ना, और फिर जो जिसको हम व्यापक कह रहे हैं कि व्यापक जो है ये क्या कह रहे हैं, निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में है ना, ये सबको उपलब्ध है। इन सब चीजों का अनुभव, पूरा अस्तित्व कैसे चल रहा है, और उस समझने के बाद में उस जो जीना है उसको पारलौकिक व्यवहार। तो इस धरती को भी समझा और इस धरती के बाहर वाले भी पूरे एग्जिस्टेंस को समझा, इस धरती में भी जो कुछ है उसको भी समझा, और उसके साथ में अनुभव मूलक प्रमाण से। तो बाबा जी ने यहाँ पर इसको लोक और परलोक को जो है बेसिकली लौकिक व्यवहार और परलौकिक व्यवहार में दो कैटेगरीज में इस तरह से रखा है। इतना ठीक है? आप गुरलीन जी जी भैया। कह रहे थे। मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है भैया। भैया इसमें बताइए, व्यापक, सॉरी आप ये बोले ना, आप बोलो। बताएं। इसमें व्यापक को किस तरीके से देखेंगे? व्यापक को जैसे अभी तक देखा है वैसे देखेंगे, और जो अभी तक नहीं समझ में आया उसको भी समझेंगे। मतलब लोक परलोक के दोनों जगह पे ही है, तो हम उसको परलोक की उसमें नहीं, श्रेणी में नहीं लेंगे। नहीं लेकिन परलोक, देखिए परलोक में जो है ना क्या हो गया, बेसिकली परलोक में लोक निकल नहीं गया। लाइक ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। जो परलोक है, जो पूरे एग्जिस्टेंस की बात करें तो हमारी धरती उसका पार्ट है ही। अच्छा, बस ये है कि सिर्फ ह्यूमंस की वो हाँ नहीं है वहां पे। हाँ, तो ये लौकिक व्यवहार है ना, तो लौक डिफरेंशिएट सॉरी हाँ जी, बोलिए बोलिए। डिफरेंशिएट करने से कैसे मतलब समझने में और वो हो रहा है, आसान हो रहा है। क्या डिफरेंशिएट करने से? मतलब अगर परलोक में हम लौकिक कह रहे हैं और हम उसमें दिव्य मानव की भी बात कर रहे हैं, हाँ जी, तो हम उसको अलग मतलब अलग कैटेगरी में क्यों देखने से क्या उसमें हो रहा है हमारा समझ में किस तरीके से और सपोर्ट हो रहा है। हाँ, तो ये जितना ये हमारा जो परमाणु में विकास और जो है ना जड़ परमाणु से जीवन परमाणु का बनना, संक्रमण होना, और जो व्यापक जो है वो निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में है, और इस तरह की जितनी काफी सारी और चीजें हैं जो कि पूरे अस्तित्व के नियम है। तो ये वाली चीज जो है, मतलब उसको अनुभव मूलक प्रमाण सहित जीना, इसको जो है वो परलौकिक वाली कैटेगरी में रख रहे हैं।
तो जी हम भैया। कह सकते हैं कि लोक में भी मतलब इन द सेंस कि हम धरती ना बोल के यहीं पे भी परलोक भी मान रहे हैं। नहीं, इसके नीचे भी एक एक है ऐषणा मुक्त व्यवहार, तो उस पे भी थोड़ा सा फोकस अगर हाँ, हो जाए तो ऐषणा क्लियरिटी। मुक्त तो ये 3 थे ना, पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, है जी। ना? तो जागृत मानव में ये तीनों रहते हैं। फिर देव मानव में पुत्रेषणा और वित्तेषणा जो है वो विलय हो जाता है, वो समाप्त टाइप हो जाता है, और सिर्फ लोकेषणा रह जाता है। और फिर जो पारलौकिक व्यवहार है, जो दिव्य मानव का व्यवहार है, उसमें लोकेषणा भी, मतलब यश बल की कामना भी नहीं रहती उसमें। देव मानव तक जो है ऐसा बोला कि यश बल कामना जो है वो उसकी देव मानव में रहती है। तो पारलौकिक व्यवहार में वो ऐषणा मुक्त व्यवहार हो गया। ये हमने चैप्टर 3 में किया था अच्छे से, वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है सबको, मतलब उसको एक बार दोबारा से भी देख सकते हैं। भैया यदि हम इसको ऐसे समझें कि जो लौकिक और परलौकिक इज नॉट रिलेटेड टू एनी फिजिकल स्पेस और एनी फिजिकल प्लेस, क्योंकि हम भ्रमित मानव हैं तो हमारे अंदर तृष्णाएं, तो हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो लौकिक व्यवहार हो गया, और जो दिव्य मानव है जो अनुभव मूलक विधि से व्यवहार कर रहे हैं तो वो परलौकिक व्यवहार हो गया। तो इट इज नॉट बीच में रिलेटेड कि धरती पे है तो नहीं लौकिक है, तो धरती के बाहर है तो परलौकिक। ओके, तो ऐसा दीदी मैं समझी भैया, ये चीज सही है? दीदी मैं भी समझ ही रहा हूँ। फिर जागृत मानव का व्यवहार जो है लौकिक में आएगा या परलौकिक में आएगा? भैया जागृत मानव का व्यवहार परलौकिक में आएगा, लौकिक व्यवहार जो मैं समझी हूँ वो ये नहीं है तो लौकिक में आएगा जी। तो जागृत। देखिए दीदी दीदी एक सेकंड, जैसे इसको इस दोबारा लोक एक में सेकंड, जो हाँ पूरी तरह हाँ, से तो हमें दीदी एक जीवन सेकंड एक ये सेकंड एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा धीरे धीरे तो देखते ये हैं। तो ये जो हाँ जी लौकिक जी व्यवहार वाली अनुभूति, अनुभूति नंबर 2, इसमें पहले आया भ्रमित मानव का कार्य व्यवहार, उसमें आ गया विषय चतुष्टय, ठीक है। फिर इसी का ही लौकिक व्यवहार का ही ये पार्ट है जागृत मानव में ऐषणात्रय व्यवहार है। इसका तात्पर्य धरती पर व्यवस्था में भागीदारी, अनुभव मूलक विधि से जीना, और इसमें ऐषणात्रय आया। ये सारा अभी लौकिक के अंडर ही चल रहा है दीदी, ये मेरे को ऐसा ऐसा मैंने इंटरप्रेट किया है इसको, ठीक है। फिर अगली अनुभूति में परलौकिक व्यवहार जो है वो शुरू होता है। तो मैंने जो इंटरप्रिटेशन मेरा बना दीदी, ये भ्रमित मानव का भी और जागृत मानव में भी दिव्य मानव को छोड़ के, है ना, ये सब जो है ये लौकिक व्यवहार में आ रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी हम सब एक्सप्लोर करते रहेंगे। भैया मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। हाँ जी। दिव्य मानव में शरीर जीवन की बात हो रही है, शरीर की भी बात हो रही है? मानव है तो शरीर और जीवन दोनों है। तो फिर हम धरती मतलब फिर हम कह रहे हैं कि वो है तो यही धरती, मतलब हमारे लिए हम एरिया और स्पेस ज्योग्राफिकल सोच पा रहे हैं ना, नॉट हाँ बियॉन्ड दैट। हाँ हाँ, नहीं है यहीं पे, लेकिन 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 अस्तित्व में सब कुछ समझा हुआ है, ठीक है। ओके। ऐसा ऐसा जो है वो क्या रे। जी, तो इसमें क्लियरिटी आ रही है कि स्पेस को ना ध्यान में रखते हुए जो क्वालिटीज हैं हमारी दिव्य मानव की, अगर वो यही मानव दिव्य मानव की तरह से जीना स्टार्ट कर दे तो वो पारलौकिक व्यवहार की संज्ञा में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी यहाँ पर ही रहते हुए, बिल्कुल जी ठीक, जी जी जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, लौकिक में ये लिखा हुआ है ना, अनुभव मूलक विधि से जीना, और पारलौकिक में लिखा है अनुभव मूलक प्रमाण से बिल्कुल बिल्कुल जीना। बिल्कुल आई थिंक यह हो जाएगा लौकिक और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मैं ना काफी बारी मैंने ऐसे देखा है, तो मैं आपके साथ में मतलब अपनी जो स्थिति है उसको बिल्कुल ईमानदारी से शेयर करूंगा कि मैं अभी जागृत नहीं हुआ हूं, ये मेरे में बड़े गहरे से स्वीकृति है, और अभी काफी काम करना है, ये भी मेरे में काफी गहरे से स्वीकृति है। तो मेरा अभी ज्यादा समझने वाला काम जो है ना, वो जागृत मानव का जो व्यवहार है ना, वो मतलब वो यहाँ तक जो मेरा इमीडिएट डेस्टिनेशन है, वो उसको अच्छे से समझा जाए जहां जाना है। तो मतलब वो दिव्य मानव तो भी काफी दूर की बात है,
एक बार मानव समझ में आ जाएगा, थोड़ा उसके आसपास में पहुंचेंगे तो फिर और आगे की स्पष्टता बनेगी। अभी हमारी जागृति वाली क्लैरिटी ज्यादा नहीं बनी है, और हम दिव्य मानव को जितना ज्यादा समझने जाते हैं तो मतलब मेरे समझाने की भी सीमाएं रहती हैं, क्योंकि मैं खुद भी इतना नहीं समझा हूं, और आपकी भी स्थिति के अनुसार शायद समझने में भी कुछ लिमिटेशंस रह जाती होंगी, तो कहीं ज्यादा पहुंच नहीं पाते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि मोस्टली हम मानवीयता तक को जो है ना, वो जागृति तक को पहले अच्छे से फोकस करके उसको देखें। रेफरेंस में आ रहा है, रोड मैप हमारे पास में पूरा होना चाहिए कि हाँ ये पारलौकिक व्यवहार है, एक दिव्य मानव है, हाँ उतना सूचना के रूप में लेते हुए आगे बढ़े, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। ठीक, तो ये आप बता ही रहे हैं कि ये वाली बातें हो गई है, जो जिसको पाना है वह लक्ष्य है, तो मानव मानव सुख पूर्वक जीना चाहता है, और लक्ष्य जो है क्या है, समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, ये मानव का लक्ष्य है। तो मतलब ये सारी बातें हो ही गई हैं। कुछ प्रश्न हो किसी का, या कुछ और चर्चा करने का हो स्पेसिफिकली किसी पॉइंट के ऊपर, तो बताएं। समय कितना है हमारे पास? 10 मिनट है भैया, 10 के 15 भी कर सकते हैं। तो भैया, संजीव भैया, इनको टच कर ही लेते हैं, इन पॉइंट्स को, क्यों कुछ और क्लैरिटी मिल जाएगी, और कुछ जो नए साथी हैं उनको भी समझ में आएगा। तो एक एक करके अगर हम इनको पकड़ लें दोबारा से, लक्ष्य, प्रयास, प्रगति। ओके, एक्चुअली भैया आप जिस तरीके से थोड़ा एग्जांपल्स कोट कर देते हैं, शायद रियल लाइफ से या फिर बुक से रिलेटेड, तो जो क्लैरिटी बन जाती है। ऐसा नहीं है पिछले सप्ताह समझ नहीं आया था, मगर हाँ ठीक है, ठीक है। जो एक्चुअली जो एग्जांपल्स है ना, वो हाँ डायरेक्टली ठीक, लिंक हो हाँ गए। बिल्कुल ठीक। वो आई एंटायरली अंडरस्टैंड यू, एंड आई एग्री आल्सो। तो शायद थोड़े से इंक्विजिटिवनेस रहती है, जो है ना, कुछ ऐसा। तो ठीक है। ये जो हाँ, तो हुआ ये कि बेसिकली यहाँ पर जो है ना, ये एक सर्कुलर सूत्र जो है वो बाबा जी का आया है ना, इसमें ये सारे शब्द आ गए बेसिकली। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, करते करते 10वें तक गए, और फिर 10वें को आखिर में जाके मानव लक्ष्य पे पहुंच गए, जहां से शुरू हुए थे लक्ष्य से। तो ये सर्कुलर सूत्र जो है, ये बाबा जी का एक स्टाइल है इस तरह से रखने का। फिर वो क्या किया उन्होंने, और ऐसा किया पहले भी किया काफी बार, कि फिर इन्हीं में से हर एक शब्द को जो है ना वो परिभाषित कर, ताकि पूरा जो है वो हमारे को समझ आ जाए। तो लक्ष्य भेद से प्रयास, है ना, तो लक्ष्य है जिसको पाना है वह लक्ष्य है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्लियर है। और साथ में इलेबोरेट कर दिया कि ये लक्ष्य की स्पष्टता जो है वो जागृति पूर्वक ही, समझदारी के साथ ही होती है। समझदारी नहीं रहती है तो लक्ष्य भी जो है ना वो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ उल्टा पुल्टा लक्ष्य मान के पूरी जिंदगी लगा दी। मतलब जैसे काफी सारे हम अपने पुराने सेशंस में बात करते ही हैं कि एक अवधारणा ऐसी बनी हुई है, ऐसा एजम्पशन बना हुआ है कि हमारे पास में जितना पैसा हो जाएगा उतने हम सुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो मानव तो सुखी होना ही चाहता है। तो एक बार ये एजम्पशन बन गई कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा सुख, तो हम अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में और पैसा बढ़ाने में लगा देते हैं। ठीक है, और वो पता चला कि भैया पैसे से तो सुख का कुछ लेना देना नहीं है। 20 साल में पैसे तो काफी बढ़ गए, लेकिन उस प्रोपोर्शन में सुख नहीं बढ़ा, है ना। तो फिर लोगों से फिर फीडबैक ऐसा मिलता है कि भैया शायद अभी भी पैसे कम कर लग रहे हैं, और कमाओ भैया। तो ठीक है, तो आदमी जो है वो उसी चक्कर में लगा रहता है। मतलब मैं एक मेरे फ्रेंड है, मेरे को बड़े अच्छे से याद है कि तकरीबन आज से 20 साल पहले की बात है, तब इंडिया में मारुति की एस्टीम कार जो थी वो जो है एक अच्छी ठीक ठाक सी कार मानी जाती थी। तो उन्होंने एस्टीम ले ली, एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि भाई मेरे पास में एस्टीम कार आ गई है, एंड मारुति वाली। तो लाइक भाई हाँ, आई हैव रीच्ड समवेयर इन लाइफ। और उन्होंने हमारे को बोला भी कि भैया हाँ यार, यू नो आई हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग इन लाइफ, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है। 5 साल के बाद उनको होंडा सिटी लेनी पड़ गई, क्योंकि अब आसपास काफी लोगों के पास में वो होंडा सिटी आ गई थी, तो अब स्टीम जो थी वो कम पड़ रही है।
ठीक है, और फिर 5-7 साल के बाद में होंडा सिटी भी कम पड़ गई। ठीक है, तो बेसिकली मतलब हो क्या रहा है कि मेरी गाड़ी सबसे बेटर होगी, यूनिक होगी, तो मैं सुखी होऊंगा। आदमी इस असम्पशन के साथ भी सारी जिंदगी बिता सकता है। ऐसे कई गलतियां शायद हो सकता है हम भी पर्सनली करते हो, बस अपने में टटोल कर देख लिया जाए। तो ये लक्ष्य जो है, ये जागृति पूर्वक ही लक्ष्य सुनिश्चित होता है, नहीं तो गलत लक्ष्य के पीछे जिंदगी बर्बाद की जा सकती है। ऐसा जो है यहाँ पर कह रहे हैं। तो अब ये लक्ष्य क्या हुआ? अब है क्या लक्ष्य फिर जागृति पूर्वक? बाबा जी कह रहे हैं, ही हैज क्लेम्ड कि मैं जागृत मानव हूं, और जागृत मानव के रूप में मैं बता रहा हूं कि लक्ष्य जो है सभी मानव का ये है: समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व। ठीक है, ये अलग अलग लेवल पे है। समाधान एट इंडिविजुअल लेवल, है ना? तो समाधानित मुझे होना है, समाधानित मेरे बच्चे को भी होना है। मेरे समाधानित होने से मेरा बच्चा समाधानित हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। मुझे अपने समाधान के लिए मेहनत करनी है, और मेरे बच्चे को भी समाधानित होने के लिए उसको भी अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उसको गाइड कर सकता हूं, मैं उसको सपोर्ट कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन मेहनत उसकी अपनी ही रहेगी, है ना? अब अगर मैंने इंजीनियरिंग कर ली तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे बच्चे को भी इंजीनियरिंग अपने आप आ गई। भौतिक वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। मैंने घर ले लिया, उसी घर में बच्चा रह भी सकता है। मैंने कार ले ली, उसी घर में बच्चा ट्रैवल भी कर, उसी कार में बच्चा ट्रैवल भी कर सकता है। लेकिन ये जो समाधान वाला पार्ट है, ये हर हर व्यक्ति को जो है वो अपनी अपनी मेहनत करनी है। तो ये लक्ष्य के रूप में स्वीकार हो जाए कि भैया समाधान ही सुख है। उसके बाद में परिवार के लेवल पे समृद्धि चाहिए, है ना? समाज के लेवल पर अभय चाहिए, और जो है वो अस्तित्व के लेवल के ऊपर सह अस्तित्व। ये लक्ष्य है। बाबा जी ने इनको सिक्वेंशियली रख दिया। तो आदमी जब समाधानित हो जाएगा और परिवार में समृद्धि आ जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद में नेचुरल कार्यक्रम जो है वो आगे फिर जो है वो समाज में अभयता के लिए स्वयं स्फूर्त विधि से स्पॉन्टेनियसली शुरू होगा। जब तक समृद्धि नहीं आएगी तब तक आदमी समृद्धि से आगे बढ़ेगा नहीं, है ना? तब तक ये जो है वो और चाहिए और चाहिए और चाहिए वाले कार्यक्रम में रहेगा। तो एक बार समाधान के बिना, बाबा जी ने कहीं पे लिखा भी है अपने दर्शन में ही, समाधान के बिना समृद्धि और समृद्धि के बिना समाधान, ये नहीं होता है। तो ये दोनों एक तरह से काफी समय तक साथ साथ ही चलते हैं। आगे का कार्यक्रम इन दोनों के बाद में शुरू होता है। समाधान समृद्धि के बाद में जो है वो अभय वाला जो स्टेज है, उसके लिए आदमी के एफर्ट्स शुरू होंगे। तो अभी हम लोगों ने जो है बच्चों को और अपने अंदर भी सिर्फ अमीरी और गरीबी, ये दो ही ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, है ना? कि आदमी को अमीर होना है या गरीब होना है। गरीब होना किसी को स्वीकार नहीं है, तो सबको अमीर होना है। अब अमीर कंपैरेटिव है। जितना अमीर मैं हूं, अगर मेरे आसपास मेरे से 4 ज्यादा अमीर लोग आ जाते हैं तो मैं अपने आप को गरीब मानना शुरू कर देता हूं, है ना? तो ये जो कंपेरेटिव वाला पार्ट है, ये समृद्धि, तो अब हमें खुद को भी और बच्चों को भी समृद्धि वाला मॉडल जो है, इसकी क्लियरिटी बनानी है, अपने में भी बनानी है, बच्चों में भी बनानी है, आसपास जो है। तो ये समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व, तो ये मानव का लक्ष्य है। नहीं, इस पे काफी बातें हुई हैं पहले, लेकिन अभी आपका सजेशन है कि थोड़ी सी और कर लेते, तो रख लिया। प्रयास क्या है? लक्ष्य की उपलब्धि के लिए जो कार्य है उसको प्रयास कह रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। ये तो अपने आप में स्पष्ट है ही, है ना? तो प्रयास तो हर व्यक्ति कर ही रहा है। दुखी व्यक्ति भी काफी प्रयास तो कर रहा है, बेचारा लगा तो रहता है ना? लेकिन वो लक्ष्य की स्पष्टता ना होने की वजह से वो जो प्रयास जो है, उसका जो है वो एक तरह से फल वैसा नहीं मिलता। जैसे ये हमने एक पिछले चैप्टर में देखा था, अभी इसी में ही तो देखा था, जो कर्म और फल है, इसमें वो न्यून फल और पूर्ण फल की बात आई थी ना। ये पिछला वाला ही जो भी अभी बड़ा हमारा, तो इसमें 2 शब्द आए थे। फल के 2 भेद हैं, पूर्ण फल और न्यून फल, है ना? तो जब मेहनत करते टाइम
क्रिया की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है काम, तो जो हम चाहते थे अंतिम परिणाम के रूप में वो पूरा मिल जाता है तो उसको पूर्ण फल कह रहे हैं, और वो पूरा नहीं मिलता तो उसको न्यून फल कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि प्रयास तो कर रहे हैं, अंत में जो है वो फल के रूप में पूर्ण या अपूर्ण कुछ जो है वो वैसा। तो प्रगति जो है ये भी ठीक ही है कि जिस प्रेजेंट स्टेट पे या पहले वाली स्टेट में हम थे उससे आगे, उससे डिफरेंट, उससे आगे क्वालिटेटिव गुणात्मक विकास की ओर जो गति है उसको प्रगति कह रहे हैं। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रहा है ये मेरे को ना? फल जो है जिस अवधि के अनंतर क्रिया प्रणाली बदलती है उस अवधि को फल संज्ञा है। प्रभाव जो है विकास के लिए जो स्वीकृति है, बेसिकली इसको प्रभाव को थोड़ा थोड़ा ये प्रेरणा जैसे है ना, तो विकास के लिए स्वीकृति है, तो जो उसका प्रभाव है, उसका जो प्रभाव है, उसकी जो प्रेरणा है, तो उसको प्रभाव कह रहे हैं। ये भैया भैया फल जो है जनरली हम सोचते हैं कि जो रिजल्ट है उसको हम फल मानते हैं, यहाँ पे अवधि को किया इंगित किया जा रहा है। तो इसको कोई बात नहीं, अभी पेंडिंग में रख सकते हैं, जी, क्योंकि जी, इससे पिछले वाले चैप्टर में भी फल आया था, है ना? कर्म एवं फल, हाँ, कर्म एवं क्रिया फल, क्रिया हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के अंतिम परिणाम की फल संज्ञा है, तो ये ठीक लग रहा है ना? मतलब मुझे तो दोनों दोनों ठीक लग रहे हैं। जस्ट ध्यान गया कि उस अवधि को भी फल की संज्ञा दी जा सकती है। ओके, तो लेकिन वो मेरे को पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, तो आप बताओ उसमें क्या, हाँ, उसमें आप कैसे देख रहे हैं उसको, इस वाले को? मेरे लिए तो सोचना है अभी ये, तो मैं हाँ, इस पर इंटरप्रेट, मतलब मेरे लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि कभी हमने इसको ऐसे नहीं देखा कि जो अवधि है वो भी फल की उस अवधि को फल की संज्ञा कह सकते हैं। तो सुनील खेड़वा जी या कोई और साथी किसी का ध्यान गया हो, इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? वंदना दीदी, आप अगर हैं या कोई भी तो बताएं, मतलब ये मैं कई चीजों को जैसे नहीं ध्यान जाता, नहीं समझ में आता, तो थोड़ा पेंडिंग में भी रख देता हूँ कि जी, भैया जी। बाद में देख लेंगे, तो मैंने इस पे भी ज्यादा वो आई थिंक नहीं। इसको सर ऐसे अगर देखा जाए कि हम जैसे केले को जल्दी पका लेते हैं तो उसकी वो जो गुणवत्ता है वो नहीं आती। तो शायद उसका कुछ ऐसा ध्यान है कि किसी चीज को जो उसका फल है उसको तभी मिलेगा जब आप उसको उचित समय पे उसको मतलब उसमें उसमें उचित अवधि लगाई जाएगी एक्चुअली। क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं? पता नहीं भैया, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। और किसी ने किसी को लग रहा हो कि इसका कुछ इंटरप्रिटेशन बन रहा है जो मेरे से नहीं बन रहा हो तो शेयर करें प्लीज। भैया एफर्ट को भी तो ले सकते हैं अवधि की जगह। एफर्ट तो भैया ये थोड़ा प्रयास वाले इसमें आ गया ना, है ना? तो इसका मतलब जो है, मतलब मैंने भी इसको जब भी पढ़ा तो मैं थोड़ा, मतलब मैं किसी को कंसल्ट भी नहीं कर पाया ऑनेस्टली, और मुझे लगा कि ठीक है, कोई नहीं, बाकी चीजें समझ लेते हैं, बाकी भी बहुत कुछ है समझने के लिए, है ना? जी, तो कभी कभी कोई चीज को, जी भैया। ठीक है, तो ये बाकी भी और शब्द हैं इसमें। तो अनुभव शब्द जो है वो बार बार आया ही है, अनुक्रम से प्राप्त समझ, है ना, और उसकी निहित प्रभावों की पूर्ण स्वीकृति ही अनुभव है। तो मतलब जो जैसे हम अनुभव को अभी तक लेकर चल रहे हैं वैसे लेकर चलेंगे, अस्तित्व में अनुभव जो है वो आत्मा में होता है। फिर अनुक्रम जो है वो कड़ी से कड़ी अथवा सीढ़ी से सीढ़ी जुड़ी हुई विधि है ना, वन आफ्टर द अदर जो है वो होता है। तो इसको बाबा जी ने शब्दों में काफी बार अनुक्रम शब्द आता है, तो सह अस्तित्व में ही अनुक्रम है, मतलब अनुक्रम मतलब एक तरह से प्रोग्रेशन है। तो अगर अगर हम इस धरती को देखें और इस धरती का कोई नेबरिंग प्लेनेट लें, जैसे सपोज कीजिए कि मंगल ग्रह को ले लेते हैं, तो मंगल ग्रह भी अगर मिट्टी वगैरह के रूप में देखा जाए तो जैसे धरती का कंपोजिशन है वैसा ही शायद मंगल ग्रह का भी कंपोजिशन होगा,
बिल्कुल पदार्थ अवस्था के रूप में। लेकिन फिर धरती पर पदार्थ अवस्था के पास बाद में पानी भी बन गया, और पानी के बाद में पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधे के बाद में पशु पक्षी बने, पशु पक्षी के बाद में मानव बना। ठीक है, तो बाबा जी ने बोला कि किसी भी धरती पर जब विकास होगा तो इसी अनुक्रम में होगा, इसी सीक्वेंस में होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि किसी धरती पर पदार्थ अवस्था है, मतलब एज ए प्लेनेट इट एग्जिस्ट, और सडनली वहां पे मानव आ गया, है ना। तो सडनली मानव नहीं आएगा, क्योंकि मानव को जो खाने पीने के लिए चाहिए, तो उससे मानव से को वनस्पति संसार चाहिए। तो पहले पेड़ पौधे होंगे, उसके बाद में कड़ी से कड़ी, सीढ़ी से सीढ़ी जुड़ती हुई धरती श्रम करेगी, या मतलब वो उस धरती पर श्रम होगा, और फिर वहां पर जो है वो प्रोग्रेस होते हुए पहले पशु पक्षी आएंगे। पशु पक्षी में भी पहले जो है ये बाबा जी बोलते हैं कि छोटे छोटे कीट पतंगे, मच्छर, इस तरह की चीज जो है, फिर उनसे और आगे प्रोग्रेशन होते हुए बड़े बड़े पशु पक्षी वगैरह, और फिर इवेंचुअली जो है एक मानव रूप की इकाई होगी। तो ये अनुभव में आने वाली चीज है। बाबा जी काफी बार उन्होंने कहा है कि अभी तक जो है ना, हमने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर काफी तवज्जो दी है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को काफी इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि ये समझ जो है ना, ये मानव को ही आएगी, किसी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को समझ नहीं आएगी। तो ये किसी धरती पर ऐसे ही विकास होगा। ये बाबा जी एक अनुभव की स्थिति से ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको अपने में सोच सकते हैं कि भैया ये बात ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है। तो मतलब इस तरह से जब हम देखते हैं, तो कलेक्टिवली बाबा जी ने जितना कहा, उसमें से जो जो हमको समझ में आता है वो स्वीकार होता है कि भाई हाँ, ये बात बिल्कुल लॉजिकली है, लेकिन ये सिर्फ मानव ही समझ सकता है। ठीक है, तो मानव को ही अनुभव होगा, किसी मशीन को, किसी कंप्यूटर को अनुभव नहीं होगा। प्रतिभाव अनुभव के अनंतर, है ना। यहाँ पर बाबा जी 2 शब्द यूज करते हैं। आप लोग जो नोट्स बनाते हैं वो बेशक बना लें, क्योंकि मुझे काफी देर लगी इसको समझने में। एक शब्द आता है अनंतर, और एक शब्द आता है पर्यंत, है ना। तो पर्यंत होता है तक, मतलब अगर पर्यंत आता, अनुभव पर्यंत मतलब अनुभव से पहले, और अनुभव के अनंतर मतलब अनुभव के बाद, है ना। तो अनुभव के बाद बोध चिंतन के रूप में प्रमाणित करने हेतु प्रवृत्ति ही प्रतिभाव है। ये परिभाषा के रूप में ऐसा कह रहे हैं। फिर स्वभाव क्या हो गया? प्रतिभाव से युक्त स्वमूल्यांकन, स्वमूल्यन की स्वभाव संज्ञा है। ठीक है, ये आसक्ति जो है, ये भी एक परंपरा का शब्द है। काफी आध्यात्मिक जगहों पर जाएं तो ये आसक्ति शब्द और अनासक्ति शब्द जो है ये सुनने में आता भी है। तो बाबा जी यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में जो है वो इसको परिभाषित कर रहे हैं कि ह्रास यानी डिटीरियोरेशन की तरफ या भ्रम की ओर जाने वाली या की जाने वाली गलतियों को सही मान लेना आसक्ति है। तो ये भ्रम में ही हो सकता है कि गलतियों को सही मान लेना, और उसी के अंतर्गत जो है फिर यही अमानवीयता है, या इसी के कारण अमानवीयता होती है। तो ये हो गया। भाव की भी हमने बात की है ना, भाव ही मूल्य है, भ्रमित मानव में हीनता, दीनता, क्रूरता स्वभाव है। तो भैया ये इतना जो था, मुझे लगा कि आपने कहा एक बार दोबारा थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, थोड़ी बात कर ली जाए। किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रह गया हो तो बताएं, नहीं तो फिर बाकी जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे। बढ़िया भैया, काफी अच्छा रहा। ठीक है, अभी देखिए कल जो है ना भैया, ऐसा है कि मुझे कहीं पर जाना है, तो मोस्ट लाइकली कल श्रवण भैया रहेंगे, मेरी उनसे बात हो गई थी। तो मेरा आपसे सुझाव है कि आगे का पठन शुरू कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि श्रवण भैया के साथ भी चर्चाएं ही होती रहें। रिविजिट हो जाएगी। एक्चुअली भैया मन तो ऐसे ही था कि ये 2-3 पेजेस में भी कल नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ भैया कि जैसे हमारा ना एक दूसरा ग्रुप चल रहा है दिल्ली के टीचर्स का, तो मेरा अपने में ना बड़ा गहरे से मानना है, मैं जितना मानव व्यवहार दर्शन को पढ़ा है, कि जैसे जैसे हम पढ़ते हैं ना, आगे और इंटरेस्टिंग आ रहा है। जी।
ठीक है, तो हम कवर जरूर कर लें, इसको कवर करते हुए आगे बढ़े, क्योंकि हमें यही इंटरेस्टिंग लग रहा है, हम यहाँ पर रुक जाते हैं और फिर आगे वाला इंटरेस्टिंग जो है वो डिले हो जाता है। तो एक बार इसको ना नॉर्मल स्पीड से पूरा पढ़ लिया जाए, पूरा एक बार आपके सामने कंटेंट आ जाए इस पुस्तक के रूप में, और फिर जो है जिन चीजों के ऊपर दोबारा बात करनी होगी ना वो भी करते रहे। बाकी ठीक है, बीच बीच में जो जो चीज लगे जिसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात करनी है वो हम कर सकते हैं। ठीक है भैया। गुड। अच्छा, अभी 7 ही लोग रह गए, पहले तो 11-12 हो गए थे। कोई नहीं, कोई बात नहीं, उनका नेटवर्क काम नहीं, मतलब दिक्कत आ गई। हाँ कोई बात नहीं। वो एक वो किताब बड़ी सही लिखी गई है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, तो मुझे लग रहा है कि उसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ग्रुप जितना छोटा रहता है वहां पर उतनी ज्यादा डिटेल में 1-to-1 कनेक्ट के साथ में बात हो सकती है। तो बड़ा ग्रुप है तो भी हम सुखी हैं, छोटा ग्रुप है तो उसमें भी जो है वो बढ़िया चलेगा, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, तो ठीक है फिर, थैंक यू, और कल शरण तैयार रहेंगे। चलिए, थैंक यू भैया, नमस्कार। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भैया। थैंक यू। देव, हाँ रजत भाई, अपना पुराना वाला जो ईमेल, मतलब व्हाट्सएप चेक करना, दोबारा से ज्वाइन करते हैं हम लोग। मैं अभी खाना खा लेता हूँ। ठीक है, चलो।